प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा YouTube चैनल, आपके द्वारा बनाया गया YouTube चैनल, आपके दिलों में बसने वाला YouTube चैनल साइंस संग्रह। मैं आपका अपना बड़ा भाई, आपका शिक्षक, आपका साथी, आपका राही अनुसर आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपके माता पिताजी अच्छे होंगे, सब लोग परिवार में अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ जाएंगे सभी बच्चे। मैं जुड़ चुका हूं, मैं आ चुका हूं लाइव केमिस्ट्री 1.0 में। आप सभी तमाम बच्चों का, साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़ जाएंगे सभी बच्चे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। एक बार सेशन को हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि तमाम बच्चे जुड़ सके। और जैसे 2 दिन से हम लोग क्लास को सक्सेस कर रहे हैं, वैसे आज भी इस क्लास को सक्सेस करना है मजे के साथ। अंत तक आपकी तैयारी को मजबूत करने का जो कसम खाया है हमने, मां सरस्वती का नौकर, उनका सेवक और आप सबका भाई, आपका साथी, पक्का वादा है आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। बस थोड़ा धैर्य का जरूरत है बच्चों, थोड़ा धैर्य का जरूरत है। बच्चे काफी कॉल आ रहे हैं बच्चों के, बच्चे परेशान हैं कि सर चीजें ऐसे, बोले कि कोई बात नहीं, होता है, वो हमारा डिसीजन था। हाँ जी, हाँ जी। सभी चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बड़ी टीम आएगी, बहुत अच्छी टीम होगी, शुरुआत से होगी, बेहतर होगी। टेंशन नहीं लेना है, आपको परेशान नहीं होना है। आर्ट्स की टीम होगी, सब टीम होगी, बस धैर्य, पेशेंस। अभी वर्तमान में 2024 बच्चे, परेशान मत होना। 2025 वाले बच्चे बिल्कुल मत परेशान होना। अनुसर का ये प्रॉमिस है, वादा है आप सबसे, वादा भी है, दावा भी है कि आपके लिए जो ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो हम लोगों ने नींव रखा था, हमने स्टार्टिंग से नींव रखा था। इस संघर्ष की राह में अकेले जंप मारे थे, लेकिन साथी बने थे बिहार के तमाम बच्चे, जो 1 से लेकर के 1.3 मिलियन तक लेके आए हो, और इसे बहुत आगे लेके जाना है। और अब आप इसका साथी हो, राही हो। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को। और आज के सेशन में मैं आप सभी लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि बच्चों हमारी सारी क्लासेस, मैं इसलिए अवेयर कर रहा हूं आप लोगों को कि काफी बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि पैसे इधर उधर जा रहे हैं। बस आपको परेशान नहीं होना है, धैर्य रखिए, ठीक है ना। हमारी सेशन, मैं किसी भी संस्था के साथ अब नहीं जुड़ा हूं, मैं अकेले चल रहा हूं। मतलब अपनी संस्था खुद का जो भी है साइंस संग्रह, हम इसी पे काम कर रहे हैं, इसी पे काम करते रहेंगे। किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं है। जो था मैं लेफ्ट कर चुका हूं, छोड़ चुका हूं। बस आपके साथ हूं, आपके लिए हूं और आपके साथ ही रहना है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन सभी बच्चों को आप भी बताते चलिए। आज हम लोग निपटाने वाले हैं वैद्युत रसायन को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को निपटाएंगे बच्चों। एक बार सेशन शेयर कर दीजिए। अब आप सभी के फोन में साइंस संग्रह का ऐप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी स्टडी मटेरियल यहीं पे मिलने वाला है, और धमाकेदार तगड़े वाले स्टडी मटेरियल। तो सब लोग प्ले स्टोर से साइंस संग्रह के ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। ये क्या कहता है? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बहुत छोटा नहीं है। केमिस्ट्री बड़ा एक पेड़ की तरह है, जिसके अंदर से टहनियां निकलती है, तमाम टहनियां निकलती है। चैप्टर के रूप में अगर हम बात करें तो एक सॉलिड स्टेट का चैप्टर निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया। एक पार्ट के रूप में कैटेगरी की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरीके से एक पार्ट निकल जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री जैसे एक वृक्ष का, एक पेड़ का, एक ट्री का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसके अंदर हम कुछ स्टडी करते हैं। अब क्या स्टडी करते हैं, आइए जानते हैं। नाम के अंदर छिपा हुआ है, निकालना हमें है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बच्चों इस वर्ड को समझो, प्यारे बच्चों इस वर्ड को समझो, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, नहीं मेरा नहीं था, मेरा नहीं था बच्चों, मेरा जो भी था साइंस संग्रह था, और साइंस संग्रह ही है, ठीक है ना। नहीं मेरा नहीं था, आप परेशान मत होइए प्लीज, मेरा नहीं था, परेशान मत होइए। टेस्ट इंग्लिश मीडियम में भी है सर, हाँ बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। चलिए अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं बच्चों, पढ़ाई पे फोकस। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री वर्ड है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और केमिस्ट्री से मतलब हो गया केमिकल। इलेक्ट्रिसिटी से जो हमें एनर्जी मिलने वाला है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है।
यानी कि वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। और केमिकल से हमें क्या मिलने वाला है, रिएक्शन, जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा, केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। अब आप मान के चलो कि फाइनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है, केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के रिलेशन को हम लोग समझते हैं, इसके बीच का जो संबंध है इसके बारे में समझते हैं कि कैसे वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त हो सकता है, कैसे रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकता है, यानी कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल में, और केमिकल किस तरीके से इलेक्ट्रिकल के साथ रिलेशन में है, क्या संबंध है। इन सारी संबंध को केमिस्ट्री के जिस ब्रांच के तहत, जिस शाखा के तहत हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है बच्चा कह रहा है, जले को राख कहते हैं, बूझे को खाक कहते हैं, इस मिट्टी से बना बारूद जिसे साईं संग्रह कहते हैं, भारत माता की जय। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। बच्चों प्लीज आप लोग पढ़ाई पे फोकस करेंगे। तो समझ आ गया क्या, एक बार सभी बच्चे यस और नो बोल देंगे। क्या कह रहा है कि वह भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा तथा उनके बीच का जो संबंध है उसका स्टडी किया जाता है, उसको वैद्युत रसायन कहते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशंस आर स्टडीड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ आ गया, यस नो बताएंगे सभी लोग। सर आपका बर्थडे कब है, 17 मई को मेरा बर्थडे है, 17/5, 5वां महीना 17 तारीख, तो अभी नहीं है, ठीक है। यस वेरी नाइस, बहुत सुंदर। अगला टॉपिक आ जाता है इसके अंदर। सबसे पहली चीज कि जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा के लिए एक चालक चाहिए भाई। चालकता के लिए हमें चालक पदार्थ के बारे में समझना पड़ता है, कंडक्टर के बारे में पढ़ना पड़ता है कि कंडक्टर होता क्या है, चालक का काम क्या होता है, चालक कहते किसे हैं। अब अगर हम बेसिकली समझते हैं कि चालक किस तरह का चालक, किस आधार पे, उष्मा का चालक कि विद्युत का चालक, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों विद्युत का। यहां पे वे पदार्थ जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र आयन होते हैं। अगर हम कंडक्टर की बात करें जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फ्री आयन हो, उसको हम कहेंगे कि ये कंडक्टर है, यानी उसके माध्यम से हमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जरूर होती हुई पता चलेगी, मिलेगी भी। जैसे ये मान लीजिए एक मेटल है, सपोज कि ये धातु है, और अगर आप इसके दोनों सिरों से विद्युत धारा का एक परिपथ तैयार करते हैं कंप्लीट रूप से, तो इससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा कि नहीं, यस और नो सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि इस परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह होगा कि नहीं, क्योंकि ये धातु का है। तो आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। मैं पूछूंगा क्यों, तो आपका यही जवाब होगा कि सर ये धातु है, मेटल है, और मेटल के अंदर, इस धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चा, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मेरे दोस्त। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, कंप्लीट सर्किट होगा तो, ठीक है। यानी हम लोगों ने ये लर्न किया, यहां पे ये सीखा कि कोई भी विद्युत चालक धातु के रूप में अगर हो, अगर मेटालिक फॉर्म में हो, यानी कि मेटालिक कंडक्टर हो, तो फाइनली वो अगर विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है। किसके वजह से है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसके वजह से है, सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में बताएंगे किसके वजह से है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं धात्विक चालक की तो हो गई, वैद्युत अपघटनी की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको कहते हो, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हो, वो क्या होता है, वो द्रवित फॉर्म में होता है। या तो वो लिक्विड के रूप में रहेगा, या तो वो लिक्विड के रूप में रहेगा, या फिर एक्वस सॉल्यूशन होगा, पानी में पिघलाया हुआ रहेगा। तो वो अगर विद्युत का सुचालक हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है, अगर कोई लिक्विड सबस्टांस, अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, अगर वो विद्युत का सुचालक है मेरे भैया,
तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्री आयन की वजह से है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यही बात आपको ध्यान में रखना है कि वैद्युत अपघट्य अगर सुचालक है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स अगर इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है, तो ड्यू टू फ्री आयन, वो फ्री आयन की वजह से है। लेकिन अगर कोई सॉलिड सबस्टांस, कोई धातु पदार्थ, कोई ठोस चालक अगर वो विद्युत का सुचालक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्री आयन की वजह से है, फ्री आयन की वजह से है। समझ में आ गया मेरे बच्चे साथी? यस, वेरी गुड, नाइस, सबका जवाब सही। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। अब ये वही बात आ जाती है यहां पे कि वैद्युत अपघट्य किसको कहा जाता है। अब वैद्युत अपघट्य हमने क्या कहा, कुछ द्रवित पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, उन्हीं को तो इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, उन्हीं को तो वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत अपघट्य कहते हैं, उन्हीं को इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। देख लीजिए, वे यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, वे सबस्टांस जो या तो द्रवित हो, पिघली हुई अवस्था में हो, जैसे नमक, या तो नमक को मेरे दोस्त पिघला दो या पानी में घोल दो, करंट तो आएगा ना जब हम एक सर्किट लगाएंगे कंप्लीट। तो बताएं सभी लोग यस और नो, सभी बच्चे बताएंगे यस और नो, यस और नो, यस, वेरी नाइस। क्यों आएगा? क्योंकि उसके अंदर फ्री आयन है, Na+ हो गया, Cl- हो गया, है ना, इसी वजह से। यानी वे यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। NaCl हो गया, HCl हो गया, KCl, H2SO4, ये जो आयन वाले होते हैं जिसमें प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, वो तो भैया क्या होगा? कंडक्टर होगा, क्योंकि उसमें दुल्हा भी है और दुल्हन भी है। और जब दुल्हा दुल्हन एक साथ रहे तो हमेशा दोनों क्या रहते हैं? एकदम हाई एनर्जी में रहते हैं, कंडक्टर में रहते हैं। वैसे ही ये वैद्युत अपघट्य की भी कहानी होती है। अब यहां पे देख लो, जो विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है, जिससे हो करके वो जलीय विलयन या वो द्रवित पदार्थ, पिघली हुई अवस्था वाला पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? कि ये वैद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। लेकिन मेरे दोस्त जो ये काम नहीं करेगा उसको अनपघट्य कहेंगे, नन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे, है ना। अब ये दो लोग हैं, दुल्हा है दुल्हन है, तो दुल्हा और दुल्हन में प्यार मोहब्बत होते रहेगा, एक दूसरे के बहुत क्लोज रहेंगे, वो एक दूसरे को बहुत मानेंगे, प्यार करेंगे, यानी सुचालक है। लेकिन यहां दो ऐसे लोग हैं जिनके बीच कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत ही नहीं है, तो कहां से विद्युत धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। वे यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर फ्री आयन है ही नहीं। अब यूरिया को देख लीजिए, यूरिया के अंदर कोई आयन ही नहीं है, यूरिया के अंदर कोई आयन ही नहीं है, तो वो विद्युत धारा का प्रवाह करने वाला नहीं है। यानी हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पे दुल्हा भी हो और दुल्हन भी हो, डी कॉन्सेप्ट, तो वो होगा वैद्युत अपघट्य। अब खाली दुल्हे होंगे, दुल्हनिया गायबे हो गई, चाहे केवल दुल्हनिया होगी, दुल्हा है ही नहीं, तो बात खत्म। आयन ही नहीं रहेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब यही बात अगर हम इंग्लिश में कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कह रहे हो? दोज कंपाउंड्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट, यानी कि पिघली हुई अवस्था में, या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। दैट वाज नोन एज, उसको क्या बोलोगे बच्चों? उसको हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल में वही चीजें होगी। लेकिन नन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या कह रहे हो? कि जो कंडक्टर ना हो, नन कंडक्टर हो, है ना, मोल्टेन स्टेट में चाहे एक्वस में, उसको क्या कहेंगे? नन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ, चलते हैं वैद्युत अपघट्य की तरफ चलते हैं। कहते हैं बच्चा तुम्हारी शादी हो गई क्या? कहता है हाँ मेरी तो हो गई। अच्छा, जब इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ चलते हैं तो वो पूछा गया, अब तो भाई बाराती गए थे हम, आप भी गए होंगे सर, इलेक्ट्रोलाइट्स की बाराती में बड़ा अच्छा अच्छा खाना लगा था, पूरा स्टॉल, गोलगप्पे लगे थे, मोमोज लगे थे, हैं? खाओगे? कुछ बच्चों के कमेंट हैं, मैं जरा देख लूं भाई क्या कह रहे हैं बच्चे। काफी बच्चे परेशान हैं कि सर हम आप ही से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या ही करें।
स्टडी बॉय कह रहे हैं सर मुझे भी बैच ज्वाइन करना है 2025 का, बस अभी इतना पैसा लग रहा है सर, मैं मजदूर हूं, मैं अभी बैच नहीं निकाला हूं। आपको परेशान नहीं होना है, आप धैर्य रखो मेरे दोस्त, इतना पैसा नहीं लगेगा, बहुत बहुत एफोर्डेबल प्राइस आपके लिए होगा, जिसमें हम ऑल सब्जेक्ट लाएंगे, ऑल सब्जेक्ट और क्वालिटी के साथ। क्वालिटी से ना मैं कभी समझौता किया हूं ना कर सकता हूं किसी भी कंडीशन में। हाँ, अगर एक आध रुपए ज्यादा लगेगा तो मैं आपसे मांग लूंगा, खुल के मांग लूंगा कि हाँ भाई इसके 50 रुपए ज्यादा लग रहे हैं बच्चों, अगर ये चाहते हो तो दे दो, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, हम इस पे रन कर लेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें होती है और हम लोग बहुत अमीर घर से नहीं है, हमारे पिताजी किसान हैं, तो हम लोग सिस्टम को चलाएंगे, मिलके चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे ताकि हर बच्चे तक जाए। इतना ज्यादा पैसा नहीं लगेगा जितना आप चैट में लिखे हैं, मैं बोल भी नहीं सकता हूं अभी, मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि और भी बच्चे घबरा जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आज खांसी नहीं हो रही है, लगता है दवा खा के आए हैं, खा के आया हूं, पर फिर भी शायद होगी क्योंकि थोड़ी देर के बाद गला सूखेगा। जब इलेक्ट्रोलाइट्स की शादी हुई तो कुछ दिन के बाद दो बच्चे उनके हुए और एक बच्चे का नाम हुआ सबल वैधु तपघट्ट, तो पगला दूसरा अगला समझ में आ गया कि वो दुर्बल होगा, एक स्ट्रांग और एक वीक, एक फूल तो एक कांटा, एक आदर्श तो एक अनादर्श, अच्छा यानी एक सत्य तो एक असत्य, एक दिन तो एक रात, यही तो समझना है, उल्टा है। प्रबल वैधु तपघट्ट क्या होगा? अब वैधु तपघट्ट जो हम कह रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो किस आधार पे कर रहे हैं? वो हम कह रहे हैं भैया सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री आयन, वो आयन के आधार पे कर रहे हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आर्ट्स, सब कुछ होगा मेरे दोस्त, थोड़ा तो अपने अनु भैया को समय दो चीजों को सेट करने में, सब कुछ सेट हो रहा है, सब कुछ सेट हो रहा है, एवरीथिंग। तो आपको परेशान नहीं होना, आपकी जिम्मेवारी मेरे कंधे पे है, बस आप हमारे साथ खड़े रहो, ये हम आशा करेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 साल में जो आप लोगों के साथ में मेहनत किया हूं और अब वास्तव में एक्चुअल में हमें साथ देने की आपकी जरूरत पड़ी है, इसलिए मैं आपसे साथ मांगा हूं, इसलिए मांगा हूं कि आप ये मैसेज सिर्फ बच्चों को पहुंचा दीजिए, ताकि मेरे चेहरे पे, मेरे नाम पे अगर बच्चे कहीं और जा रहे हैं और उनको भरोसा है कि अनु सर यहां आएंगे, तो मैं ये तय कर दूं कि मैं वहां नहीं हूं और नहीं आने वाला हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस संग्रह पे ही हूं। तो वो जो बच्चे जो मेरे लिए हैं, कम से कम वो उनको ट्रस्ट हो जाए, उनको पता चल जाए कि हाँ भाई अनु सर सिर्फ साइंस संग्रह पे है, तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हम आ जाते हैं इस पे, आयन की वजह से हम कह रहे थे प्रबल वैधु तपघट्ट या दुर्बल वैधु तपघट्ट। अब वैधु तपघट्ट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि उसके अंदर फ्री आयन है, लेकिन अगर जितना ज्यादा आयन होगा तो कहेंगे बड़ा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और बहुत कम आयन होगा तो कहेंगे कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ये ज्यादा और कम पे ही तो ये चीजें है। अगर पूरी तरह से ज्यादा और कम की बातें कब आएगी? जब अगर कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाए, पूरी तरह से आयनित हो जाए, डिकम्पोज हो जाए पूरी तरीके से, तो कहेंगे कि जब 100% आयन में कन्वर्ट हो जाए, आयन में बदल जाए, तो कहेंगे कि वो प्रबल है, स्ट्रांग है, मजबूत है। सबल वैधु तपघट्ट वे वैधु तपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनों में बदल जाता है, 100% कंप्लीटली आयोनाइज्ड, तो हम कहेंगे कि वो प्रबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। और उसमें हमारे आ जाते हैं NaCl, HCl, KCl, H2SO4, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, जो कि कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है आयन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में, उसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसका अपोजिट जो कंप्लीटली ना हो, आयन तो देगा पर बहुत कम देगा, थोड़ा बहुत देगा, पार्शियली देगा, आंशिक रूप से देगा। तो जो आंशिक रूप से आयन देने वाला है, जो जलीय विलयन में अंशतः यानी कि आंशिक रूप से एक छोटा सा हिस्सा पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा, तो उसको कहते हैं दुर्बल वैधु तपघट्ट, यानी कि ये एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये हो गया बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विच डजंट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू आयन, या फिर विच पार्शियली, यहां पे थोड़ा सा इसका लगता है कॉपी पेस्ट हो गया है, सिर्फ वही वाला हो गया है, पार्शियली कन्वर्ट इनटू आयन। पार्शियली जब होगा तो ये एग्जांपल मैं चेंज कर दूंगा जब नोट्स आपको दूंगा तो
अब आ जाओ बच्चों, अब हमारे पास NaCl था, अब मैं चाहता हूं इसको तोड़ के अलग अलग करना, मैं चाहता हूं कि इसको मैं तोड़ के अलग कर दूं। सर पीडीएफ, पीडीएफ कहां दीजिएगा, पीडीएफ में दे दूंगा आपको। देखो बच्चों, मेरे ये बताए हुए 5-6 दिन हो गया कि मैं जिस संस्था में था वहां नहीं हूं, उसके बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हो कि सर मैं आज ही ले लिया ये वो, मुझे तो आप ही से पढ़ना है, तो पर आप परेशान मत होइए। मैं उन बच्चों को भी कहूंगा कि परेशान मत होइए, पर अब ऐसा ना करिए कि मेरे उस चक्कर में पड़ के कि भाई अनुसर तो वही हैं, तो नहीं। अब ये कम्युनिटी पोस्ट देख लिए, टीम जल्द आ रही है, टेंशन नहीं लेना है। NaCl को तोड़ना है, क्या करेंगे इसको, इसको या तो पिघला दो या इसको पानी में डाल के, अगर हम इसी को पिघला देते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, एक कंटेनर के अंदर हम NaCl को डाल दिए हैं पिघला करके, एक सर्किट तैयार है, एक छड़ होता है कैथोड और एक छड़ होता है एनोड। कैथोड होता है माइनस और एनोड होता है प्लस, कैथोड होता है माइनस, एनोड होता है प्लस। विद्युत धारा की प्रवाह हुई, पता चला इसमें से जो प्लस है टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस, करंट जाते ही ये टूट जाते हैं। टूट गया, टूट तो गया। अब कहानी ये है कि प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा भाई, क्योंकि यहां पे दो छड़ लगे हुए हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो ये है कैथोड, कैथोड कहता है माइनस। अब माइनस हमेशा प्लस को बुलाएगा, ए इधर आओ। अब वो वाली बात नहीं है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, पर यहां तो चले जाएगा, ये Na प्लस माइनस के पास चला जाएगा और यहां Cl माइनस जो है ये एनोड के पास चला जाएगा। Na प्लस, देखो प्लस वाला कहां आ रहा है बच्चों, प्लस वाला माइनस छड़ पे आएगा और माइनस वाला किस छड़ पे जाएगा, प्लस छड़ पे जाएगा। ये बहुत सिंपल चीज है, ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान चीज है। इसको क्या कहेंगे हम लोग कि ये प्रक्रिया, ये प्रक्रिया क्लास 10th में आप पढ़े हो, संयोजन अभिक्रिया। दो छोटे छोटे या दो से ज्यादा छोटे छोटे पदार्थ मिल गए, जुड़ करके एक बड़ा बना दिया, संयोजन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बड़ा वाला डिकम्पोज हो गया, टूट गया और 3-4 छोटे छोटे बन गए या दो बन गए, तो डिकम्पोजिशन कहलाया, वियोजन कहलाया। गर्म करके तोड़ रहे हो तो उष्मीय वियोजन कहलाएगा, उष्मीय अपघटन कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन कहाएगा। करेंट देके तोड़ रहे हो तो वैद्युत अपघटन कहलाएगा। तोड़ना ही है, लेकिन करेंट से तोड़ रहे हो कि गर्म करके तोड़ रहे हो, यह ध्यान रखना है। तो तोड़ तो रहे हैं हम, क्या गर्म करके तोड़ रहे हैं, यस और नो, क्या हीट दे करके तोड़ रहे हैं, यस और नो, प्लीज सभी बच्चे बताएंगे, प्लीज सभी बच्चे बताएंगे कि क्या हम हीट करके तोड़ रहे हैं। नो, वेरी गुड। हम क्या करके तोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके, करेंट देंगे हम, विद्युत धारा देने वाले हैं। यानी कि किसी यौगिक की द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा करके, प्रवाहित करके यौगिक को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वही वैद्युत अपघटन कहलाता है। ये एक प्रोसेस होता है डिकम्पोज करने का। किसको, कोई कंपाउंड को, कैसे, इलेक्ट्रिकल करंट के माध्यम से, बाई पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट, तब जाकर के वो टूटेगा। और इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है। याद रखिएगा, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड माइनस होता है और एनोड होता है प्लस, इसमें कहीं कोई दिक्कत। वेरी नाइस, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर, क्या बात है। आगे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं। यह सवाल लगभग कई बार पूछा है कि ऑक्सीकरण कहां पे होता है और अवकरण कहां पे होता है। हमारे सामने दो इलेक्ट्रोड था, कैथोड और एनोड। याद रखना है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। एनोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पे सॉरी अवकरण जिसको कहते हैं। अवकरण का ही दूसरा नाम है अपचयन, और इसका ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है उपचयन। क्या होता है बच्चों, उपचयन। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है जी, यस और नो बताइए।
सर कल की पीडीएफ, कल का पीडीएफ ये वाला तो अपलोड हो गया था ना? अच्छा वो वाला रह गया है, कोई बात नहीं, अभी तुरंत अपलोड कर देंगे क्लास के बाद, अगर छूट गया होगा तो। सत्यजीव मौर्य, वेरी गुड सत्यजीव, लव यू, बहुत बढ़िया, यही करना है, बहुत सुंदर। छुपा रुस्तम जी लिख रहे हैं कि वो तो आपका था, नहीं था, मेरा नहीं था, यही तो हमें भ्रम था, यही तो भ्रम था, और अक्सर ऐसा ही होता है, ये दुनिया है, समय पे वक्त रहते संभल गए तो संभल गए, ना तो निकल गए, समझ गए? तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मत सोचना कि मतलब वो हमने खुद डिसीजन लिया था, हमने लेफ्ट किया है, हमारी वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि अब और नहीं हो सकता था ये सब चीज, पर छोड़िए, यहां पे पढ़ाई करिए आप लोग। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, भूलना नहीं है इसको। आगे आ जाइए। अब देखिए यही सवाल पूछता है, कई बार पूछा कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराते हो, जब लिक्विड सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो कैथोड पे क्या मिलता है और एनोड पे क्या मिलता है, यही सवाल पूछता है। मेरे दोस्त मैंने क्या कहा कि जब आपके पास NaCl था और आप इसको याद रखिएगा कि ये द्रवित है, इसको पानी में नहीं मिलाया गया है, इसको पानी में नहीं मिलाया गया है, समझे क्या? पानी में नहीं मिलाया गया है, द्रवित है, जलीय विलयन नहीं है। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं इस चक्कर में कि ये क्या है, ये तो द्रवित है, लिक्विड स्टेट में है। इसमें Na+ होता है बच्चों और Cl- होता है बच्चों। अब पूरा पढ़ाने दो भाई, मजा आ रहा है पढ़ाने में। Na+ और ये Cl-। हमारे पास दो छड़ था, एक छड़ का नाम है कैथोड और दूसरा छड़ का नाम है एनोड। दूसरा छड़ का नाम क्या है बच्चों? एनोड, एनोड। और पूरा एक सेटअप रहता है, ये एक कंप्लीट सेटअप रहता है इस तरीके का, जैसे आप बगल में देख रहे हो। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है, कंप्लीट बैटरी वगैरह सेल वगैरह लगा रहता है। इस सिचुएशन में होता क्या है कि प्लस वाला जब डिकम्पोज होता है तो वो अपना रास्ता ढूंढेगा माइनस वाले के पास, और ये जो माइनस वाला है वो किसके पास जाएगा? प्लस के पास। सोडियम आयन जो है इस छड़ पे जाएगा, किस छड़ पे जाएगा? आप सभी लोग चैट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, किस छड़ पे जाने वाला है भैया, किस छड़ पे जाने वाला है? सोडियम कहां जाने वाला है? तो कहेंगे कि सोडियम धातु के रूप में, मेटल के फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट होगा, जमा होगा। और ये क्लोराइड आयन जो है वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में एनोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, जमा होगा। क्लियर है? क्लियर है? कैथोड, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर यही चीज कह दे कि भैया हमारे पास द्रवित नहीं है, जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर ले, किसकी बात कर ले? एक्वस। देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर दिया, यानी कि पानी भी है, NaCl को पानी में डाला गया है। NaCl को किस में डाला गया है बच्चों? पानी में डाला गया है। और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है देखो, Na+ होता है जी सर, Cl- होता है, H2O में H+ होता है और OH- होता है। अब ये Na+ की दोस्ती OH से हो जाती है और ये H+ Cl के माइनस। अब HCl कह लो, HCl डिकम्पोज होता है तो क्या दे देता है? H2 + Cl2, H2 + Cl2, पढ़े हो ना? H2 + Cl2 HCl बन जाता है। तो इस सिचुएशन में हाइड्रोजन जो कि कहां डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड पर, क्योंकि H+ होता है, छड़ माइनस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, लेकिन एनोड पर ये जाके जमा हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। कैथोड पे हाइड्रोजन जा रहा है, एनोड पे क्लोरीन जा रहा है, और NaOH डिपॉजिट हो जाता है कहां पे? नीचे में जाकर के। ठीक है, जब ये सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की बात करेगा तब। जब वाटर की बात करेगा, पानी के वैद्युत अपघटन के बारे में पूछेगा, तो बस पानी में H2 होता है और O2 होता है। आपके पास जो छड़ है
वो कैथोड होता है और एक एनोड होता है। एनोड क्या होता है बच्चों? माइनस। कैथोड क्या होता है? सॉरी, एनोड क्या होता है बच्चों? प्लस, और ये क्या होता है? माइनस। H2 प्लस होता है, O2 माइनस होता है। ये आ गया इधर और ये आ गया इधर। यानी कि हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट कहां पे होगा? कैथोड पे। सभी बच्चे बताएंगे हाइड्रोजन गैस कहां डिपॉजिट होने वाला है? कैथोड पे। और ऑक्सीजन गैस कहां डिपॉजिट होने वाला है? एनोड पे। तो ये भैया कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं, एक सवाल आपसे ले लेते हैं जो ऑलरेडी ले चुका हूं, पर यह सवाल सामने इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रगड़ के कई बार पूछा है। द्रवित सोडियम क्लोराइड वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होगा? जवाब आपके सामने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लिक्विड NaCl रिलीजेस एट द कैथोड। वो क्या होगा जो कैथोड पर रिलीज होगा, डिपॉजिट होगा? वो कौन सा सबस्टांस जो लिक्विड NaCl से, क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, लिक्विड NaCl है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl नहीं है, लिक्विड ऑफ NaCl है। वेरी नाइस। तो भैया यहां पे सभी बच्चों का जवाब आ गया सोडियम। क्या आ रहा है? सोडियम, बी। बहुत सुंदर। कैथोड पे क्या जमा होगा? सोडियम। चलिए आगे आ जाते हैं बच्चों। अगला सवाल है कि विलयन में विद्युत का संचालन कौन करेगा? विलयन में, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत ध्यान से। विलयन में विद्युत का संचालन कौन करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। कौन है? कौन है? क्या वैद्युत अपघट्य, या वैद्युत अनपघट्य, या जल के अणु, या तांबे के तार? वेरी नाइस। जवाब आ रहा है बच्चों का इसमें ए। कुछ बच्चों का बी आ रहा है। नहीं, सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि सॉल्यूशन विलयन की बात कर दिया ना, तो विलयन में विद्युत का संचालन कौन करेगा? जो वैद्युत अपघट्य होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो जलीय विलयन में या द्रवित की अवस्था में विद्युत का संचालन करता है, वो क्या होता है? वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघट्य। और किसकी वजह से? तो ड्यू टू फ्री आयन, आयनों की उपस्थिति के वजह से ये विद्युत का संचालन करेगा। वेरी नाइस बच्चों, गलत मत करके आना, गलत नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? अब देखो, आपने जितना भी पढ़ा अभी तक, विशेष करके इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, वैद्युत अपघटन के बारे में एक झलक ले लीजिए। यह प्रोसेस था कि कैथोड एनोड होता है, कैथोड माइनस होता है, एनोड प्लस होता है। आपको ये चीज की पॉइंट्स है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये की पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से सवाल भी बनता है। जो आपने पढ़ा अभी तक एक झलक दे लो। देखो इसमें होता क्या है, वैद्युत अपघटन में क्या हो रहा था? हमें तोड़ना था, लेकिन तोड़ने के लिए हमने करंट लिया, यानी कि करंट से जो एनर्जी मिली उसको तोड़ दिया, तब ना रिएक्शन हुआ। Na+ इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया, फिर Cl को इलेक्ट्रॉन मिला, है ना? यानी पहले करंट की पहले रिएक्शन। बताइए सभी लोग, पहले करंट की पहले रिएक्शन, पहले करंट की पहला रिएक्शन। 12th का न्यू बैच कब स्टार्ट हो रहा है? 2025 के लिए बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा, परेशान मत होइएगा। यहीं पे होगा, इसी यूट्यूब चैनल पे होगा और इसी ऐप पे होगा, साइंस संग्रह पे। आप सभी लोग बता दो भैया, मैं कुछ पूछ रहा हूं क्या? क्या पूछ रहा था? अच्छा, खुद नहीं पता। हाँ, पहले करंट की पहले रिएक्शन, पहले करंट। वेरी नाइस। यानी हमारे पास करंट रहता है तो रिएक्शन होता है। करंट से एनर्जी कौन सी मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा से मिलती है रासायनिक ऊर्जा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है विद्युत का रासायनिक में। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, या उसके लिए जो सेल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके वजह से हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तन करते हैं। दूसरा, विद्युत धारा प्रवाहित करने से रासायनिक परिवर्तन होता है, और यही बात इसको लिखा गया कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्या आयन एक ही इलेक्ट्रोड पे जाता है या दोनों पे जाता है? दोनों पे जाता है। एनोड पे भी जाता है, कैथोड पे जाता है। एनोड पे माइनस वाला जाएगा और कैथोड पे प्लस वाला जाएगा, दोनों पे जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। अब आप सोच रहे हो रेडॉक्स क्या होता है सर? लाल बैल मत कहना इसको भैया,
रेड ऑक्स, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, जो कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़े हुए होते हैं। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, बैल नहीं है, ऑक्सीकरण है भैया, है ना, ऑक्सीकरण है ये। और ये क्या हो गया, अवकरण। यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है हमेशा। हमेशा रिएक्शन में अगर हम इनकी बात करें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होती है। अब जैसे घर पे फुआ आई है, फुआ जाने वाली है, हाँ, अब जाने वाली है तो फुआ जी के बैग लेकर के जाते हैं हम लोग बस स्टैंड के पास, बाहर घर से जाते हैं रोड पे, फुआ को बैग लेकर टांग के पहले ही निकल जाते हैं कि फुआ जाते जाते लास्ट में ले जाते 100 रुपए तो दे दिए, चाहे 50 को 20 रुपए दिए, तब काम हो जाए। थोड़ा बहुत बच्चे हम लोग रहते हैं तो लालच रहता है इस बात का, प्रेम रहता है इस चीज का। हम लोग जाते हैं, अब फुआ पैसा निकाल के इधर बबुआ, अरे फुआ का देता रू, एक बार बोलना, ज्यादा बोलोगे तो रख लेंगी साथ में, सच सही में, हाँ, एक ही बार बोलना है कि अरे फुआ का पैसा हम का करब ई सब, अरे तो रखा ना मिठाई खाइए लइके ना बढ़ा दे। तो वहां फुआ आपको पैसा दे रही है और आप वहां लेने वाले उपस्थित हैं। ये लेन देन की जो प्रक्रिया है ये दोनों जब उपस्थित रहेंगे तभी होगा, है, उधर से पैसा मिल रहा है तो बस एक बार मना करो कि अरे, वो बस थोड़ा सा इशारा करो, उसके बाद तो जबरदस्ती पैकेट में भी डाल देती है, पैंट वैंट में या इसमें, है ना, क्या धारा ना लेकिन बड़ा मिठाई खाई है। अब बार बार मना करिएगा, पीछे भागिएगा तो कहेंगे तो ठीक है बच्चों रख ले, घाटा में चले जाइएगा। मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि वहां पर दो लोग थे, एक फुआ जी और एक भतीजा। फुआ पैसा दे रही है और भतीजा पैसे को ले रहे हैं, तो ये लेन देन वाली प्रक्रिया दोनों रहेंगे तभी पॉसिबल होगा। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो त्याग कब होगा, जब कोई लेने वाला होगा तब, तभी तो जाकर के पूरी तरह से कंपाउंड बनता है, आपको पता ही होगा ये सारी चीजें। तो जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो गया तो ऑक्सीकरण, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गया तो अवकरण। तो जब त्याग भी हो रहा है तो ग्रहण भी तो करने वाला कोई ना कोई होगा, पैसा निकाला जा रहा है देने के लिए तो कोई लेने वाला भी तो होगा, यानी ये लेन देन साथ साथ होता है। अक्सर इस रिएक्शन के पार्ट में आप क्या कर रहे हो, यहां पे भी लेन देन, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण, लूज और गेन साथ साथ होता है। इसलिए कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ। इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें खुद नहीं होती है, कराई जाती है। इसमें एक चीज और आपने देखा होगा कि दोनों छड़ को एक ही कंटेनर में रखा गया है, एक ही वैद्युत अपघट्य पदार्थ में रखा गया है, इसके लिए अलग अलग कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ी हमें, एक ही में रखा गया है। ये पॉइंट नोटिस करना है आपको कि बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर केप्ट इन द सेम सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन के अंदर बोथ इलेक्ट्रोड्स को रखा गया है, केप्ट इन द सेम सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे के सामने हमने हमारे पास आ जाते हैं फैराडे अंकल। इनकी याद बिहार बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं वो आदरणीय, वो हमेशा फैराडे अंकल से मिलते हैं, उनसे रिलेटेड हमेशा ये सवाल आता है, फैराडे के प्रथम नियम के बारे में जरूर पूछा जाता है, विशेष करके प्रथम के बारे में। तो आप सभी लोगों को इनको पे फोकस करना है। अब आज हम फैराडे अंकल को याद करने वाले हैं। हेलो अंकल, अच्छा ठीक है, चलिए हमारी बात हो गई है। अब मैं जो भी वो मुझे से कहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम आपने देखा, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, आपने देखा वैद्युत अपघटन हुआ, इलेक्ट्रोड पे कुछ पदार्थ जाके जमा हुआ, Na+ चला गया कैथोड पे, Cl- एनोड पे। लेकिन वापस अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि बताओ इस इलेक्ट्रोड पे कितना सोडियम आया, उस पे कितना क्लोरीन गया, यह बात आप कैसे बता पाओगे? इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फैराडे अंकल के पास था। उन्होंने कहा इधर आओ इधर आओ, मैं बताता हूं। जरा पूछना फिर से, क्या पूछ रहे हो? हमने फिर पूछा क्या कि इस छड़ के ऊपर जो पदार्थ डिपॉजिट हुआ है, जो मैटर, जो सबस्टांस आया है, वो कितना आया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? बोले बेटा टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा सेटअप है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस छड़ के ऊपर अगर कोई सबस्टांस आके डिपॉजिट हुआ तो कितना अमाउंट हुआ, उसकी क्या अमाउंट है, क्या मात्रा है? बोले हाँ हम तो यही जानना चाहते हैं। बोले कि जो उसका अमाउंट तुम पता कर रहे हो, मास, उसकी मात्रा, मास तुम जो पता करना चाहते हो,
वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि तुमने इसमें कितना चार्ज डाला है, कितना करंट दिया है, क्योंकि जितना करंट दोगे उतना ही वो डिपॉजिट होगा, जितना देर आपने दिया। तो कुल मिला के जितना आपने आवेश दिया, चार्ज दिया, क्यू, उसी पे ये डिपेंड करता है। हमने कहा अच्छा, बोले हाँ ठीक है। तो एम ये हटा तो बराबर एक कांस्टेंट पूछा गया क्या लगाए, बोले जेड लगा दो, क्यू। और थोड़ा एलिब्रेट करके लिखोगे तो जेड क्यू बराबर, आपने क्लास 10th के अंदर विद्युत धारा के बारे में जरूर पढ़ा होगा, विद्युत धारा की प्रबलता जरूर आपने पढ़ा होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने जरूर पढ़ा होगा। आई बराबर क्यू बाई टी, प्रति एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू बाई टी आपको पता है, चूंकि आई बराबर क्यू बाई टी होता है तो क्यू बराबर क्या निकल के आ गया, आई इंटू टी। तो ये क्यू का वैल्यू यहां रख दिया जाता है। एम बराबर जेड आई टी, कई बार आपको क्वेश्चन में एम के जगह डब्ल्यू भी मिल सकता है, एम के जगह एम भी मिल सकता है, एम के जगह पे एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी मिल सकता है। कॉन्सेप्ट समझना है मेरे डियर। यहां पे जेड आई को लोग कहते हैं करंट है, करंट का पहला अक्षर सी होता है तो कई जगह सी दिख जाएगा, टी फॉर टाइम, सही है। ऑब्जेक्टिव में कई बार रगड़ के सवाल जम के पूछने वाला कि निम्नलिखित में से फैराडे का पहला नियम कौन है। एम बराबर जेड सी टी, एम बराबर जेड आई टी, एम बराबर जेड क्यू, डब्ल्यू बराबर जेड सी टी, कुछ भी हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट माथा में रहना चाहिए। समझ आ गया? समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया? यस, वेरी नाइस। ये था इनका पहला रूल जिसको आप देख रहे हो। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इन इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या डिपॉजिटेड एट ईच इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट पे डिपेंड करता है कि कितना आपने उसके अंदर चार्ज डाला, कितना चार्ज दिया आपने, है ना। ये वही चीज है पूरी तरह से। दूसरा नियम क्या था, उससे पहले आपने देखा कि सर जेड लगा है, जेड को क्या कहेंगे, इसी जेड को कहते हैं या तो एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कोई साधारण कांस्टेंट नहीं रहा, इसका एक विशेष नाम दिया गया जिसका नाम होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, फिजिक्स के अंदर अप्लाई होता है, केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई होता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हमें सिर्फ केमिस्ट्री की ही जानकारी है। आप अगर 12th पढ़ रहे हो और अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कल को अगर आपसे कोई फिजिक्स का सवाल पूछे तो आप नहीं बता पाओगे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि आप भी तो सारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, मैथ भी पढ़ रहे हो, हिंदी भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, बायो भी पढ़ रहे हो। तो आपका सब्जेक्ट है पर एक्सपर्टीज कुछ विशेष में हो जाती है कि आपका मैथ कुछ ज्यादा बेहतर है, आप फिजिक्स के भी सवाल बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम केमिस्ट्री बता रहे हैं तो हमें फिजिक्स का थोड़ा बहुत कुछ चीजें नहीं पता है, पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो चीज आपको शेयर करने जा रहा हूं वो फिजिक्स के अंदर भी अप्लाई होगा। क्या चीजें हैं ध्यान रखिए। मैं कह रहा हूं कि आपने पढ़ा एम बराबर जेड सी टी, पढ़ा, बोलो हाँ या ना, पढ़ा हाँ या ना, यस पढ़ा सर जी। अब आपसे पूछ रहा है, कई बार सिर्फ कांस्टेंट का डेफिनेशन पूछता है, सिर्फ कांस्टेंट का डेफिनेशन पूछता है। समझ आ रहा है ना। तो यहां पे हमारा कांस्टेंट क्या है, जेड, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वी धातु विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ईसीई। जब भी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए, ये सबसे ज्यादा फिजिक्स के अंदर है, कि जब भी आपको कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो उसके साथ की जो भी क्वांटिटी है उसको इकाई मान लो, उसको यूनिट मान लो, बस यही एक डेफिनेशन ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं कि कभी भी जब इसको परिभाषित करना हो, डिफाइन करना हो, तो इसके साथ जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसके साथ जो भी भौतिक राशि अन्य है, उसको यूनिट मान लो। तो क्या क्या है भैया, इसके साथ सी है और टी है। तो माना सपोज कि C बराबर 1, क्या 1 भाई, C क्या था, करंट था। करंट का यूनिट क्या होता है, चैट सेक्शन में जरा बताओ सभी लोग, करंट का यूनिट क्या होता है, कहेंगे एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर, और T को भी मान लिया 1 सेकेंड, टाइम है ना, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट सेकेंड। तब जो वैल्यू होगा,
तो इस वैल्यू को पुट कर दिया तो पता चला कि m बराबर जेड हो गया केवल, या इसी को तो z बराबर m भी तो लिख सकते हो ना। हमें क्या निकालना था, जेड निकालना था, तो हमने z बराबर m लिख दिया, m बराबर z। कहां से आया, जब हमने इसको यूनिट लिया। यूनिट क्यों लिया, क्योंकि हमें कांस्टेंट को डिफाइन करना है। बाजार में जाते हो, कैसे किलो आलू बचा चाहिए, 12 रुपए। अच्छा नया का कि पुरान का, अच्छा नया का, ठीक बा, यानी 1 किलो का दाम 12 रुपया। यूनिट का ही पूछते हैं, उसके बाद 5 किलो लेना है तो 12 50 60 देके 5 किलो तौला लिया, इकाई पे ही चलते हैं। इसलिए कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए जो ट्रिक है मैं आपको दे रहा हूं, कभी भी ऐसा सिचुएशन आए यूनिट मान लेना, उसके साथ जो भी राशि होगी। अब कहोगे कि सर इसका परिभाषा फिर बता दो आप, मैं बता रहा हूं आपको डेफिनेशन इसका। जब जब वैद्युत अपघट्य की प्रक्रिया कर रहे होते हो तो वहां पे करंट का मान 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तब जो एम का मान आएगा, यानी कि तब जो इलेक्ट्रोड पे पदार्थ मुक्त होगा वही जेड कहलाएगा, वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। हो गया। यानी कि देखो क्या लिखा है, किसी भी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, वो एक मात्रा होता है। कैसे मात्रा होता है, क्योंकि वो एम के बराबर हो गया, वो एम के बराबर हो गया। कब, जो कि 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने से प्राप्त हुआ था, उसी को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ इट which is obtained when an electric current of 1 ampere flows for 1 second। 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट अगर 1 सेकंड तक हम अगर उसमें दे रहे हैं, पास करा रहे हैं सर्किट के अंदर, तब जो इलेक्ट्रोड पे अमाउंट डिपॉजिट होगा वो जेड कहलाएगा। समझता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। सर जी फिजिक्स तब आप ही कुछ पढ़ा दीजिए इंपॉर्टेंट। अच्छा ऐसा नहीं है, पढ़ाया हूं, पर नहीं, फिजिक्स के सर आने वाले हैं। वैसे आपको कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकता हूं, बहुत अच्छा से बता सकता हूं। तो देखते हैं, कल सेशन लगा लेते हैं फिजिक्स का, अगर आप एग्री करते हैं तो। मुझे तो मजा आता है, फिजिक्स के काफी सारे सेशन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप पढ़ना चाहते हो, यस और नो बता दो। वैसे तो सर आ रहे हैं, टीम जो भी है एक बहुत बेहतर टीम आपके लिए है, बहुत बेहतर टीम होगी, बहुत शानदार। अभी एक टीम है, फिर दूसरी टीम आएगी, फिर तीसरी टीम आएगी, टीम ही टीम होगी, घबराना नहीं है। क्या आप तैयार हो, सही में तैयार हो तो बताना, इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। यस पक्का पक्का। अरे भाई ये देखो, यस 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 हो गया। ठीक है, चलो कुछ ना कुछ तब तक करते हैं जब तक टीम वो ना हो जाए। कुछ सेशंस दे देते हैं आपको, परेशान मत होना, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही लेके आऊंगा। इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आंसर रहेगा, समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो सबने यस कह दिया, तो ये भी समझ में आ गया, इसका भी यस आ गया, वेरी गुड। फैराडे अंकल से हम लोग सेटिस्फाइड हो गए, फिर कहे कि अंकल दूसरा नियम कुछ बता दो। बोले कि हाँ बेटा दूसरा नियम भी है। वो क्या था, एक सिचुएशन आ गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास अलग अलग वैद्युत अपघट्य है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स है, और उसमें हम समान विद्युत धारा दे रहे हैं, समान समय तक दे रहे हैं, तब जो मात्रा मुक्त होगी वो क्या किसी से रिलेटेड होगी। जैसे मान लो, अब आप समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास एक ये कंटेनर है, हमारे पास एक ये कंटेनर है, और हमारे पास एक ये कंटेनर है ना। इसमें अलग अलग वैद्युत अपघट्य, इसमें कुछ और NaCl भरा हुआ है, इसमें MgCl2 भरा हुआ है, मान लो इसमें HNO3 भरा हुआ है, ठीक है।
इसमें आई दे रहे हैं, इसमें भी करंट दे रहे हैं, इसमें भी करंट दे रहे हैं। मान लो 5 एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर का करंट 10 सेकंड तक दे रहे हैं, इसमें भी 5 एम्पियर का करंट 10 सेकंड तक दे रहे हैं, और इसमें भी 5 एम्पियर का करंट 10 सेकंड तक, दो ही लेके चलते हैं ना, दे रहे हैं, ठीक है। तब जो इसमें क्षण होगा, इस पे भी तो मात्रा आएगी ना। अब मान लिया कि इसमें जो आएगी उसको x मान लिया, और इसमें जो आएगी उसको y मान लिया, तो ये x और y जो है ये डिपेंड कर रहा है तुल्यांकी भार पर, इक्विवेलेंट वेट पर, इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड कर रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट को E से मान लिया E1 और इसको मान लिया E2, ठीक है। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, x समानुपाती प्रोपोर्शनल टू E1 और E2 हो गया xy। अब ये देखो बच्चों, ये हटेगा तो एक कांस्टेंट लग गया k, और ये E1 हो गया। यहां पर भी ये हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा k, और ये E2 हो गया। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब चूंकि कॉन्सेप्ट आपको तो समझ में आ रहा है ना, एक इक्वेशन लिखने निकलेगा, फॉर्मूला निकलेगा। फिर ये देखो, यहां से कांस्टेंट k बराबर अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x बट्टा में E1 आएगा क्या, यस और नो। और यहां पर क्या आ जाएगा, k बराबर में x बट्टा में E2 आ जाएगा क्या, यस सर आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2, वही बचपन 10th वाली कहानी। 10th में मैथ ऐसे ही पढ़ते थे ना, समीकरण 1 और 2 से LHS LHS बराबर, तो RHS भी आपस में बराबर, यानी x बट्टा E1 बराबर x बट्टा में, सॉरी यहां पे तो y होगा ना भैया, देखो बच्चों बोल दिया करो कि सर यहां y होगा, क्या होगा y, तो यहां पर भी क्या होगा, x बट्टा E1 बराबर y बट्टा में E2 होगा, यस सर होगा। चलो बच्चों एक चीज समझ लो, इसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास जी सर, यानी कि x बट्टा y बराबर E1 बट्टा में E2, ठीक है। हाँ सर, ये एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ये एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं एक स्लाइड की मुझे जरूरत पड़ेगी, एक स्लाइड में ले लूं, आ जाइए। क्या था, x बट्टा वाई बराबर E1 बट्टा में E2, x और y क्या था, इलेक्ट्रोड पे मुक्त पदार्थ की मात्रा थी। बच्चों अंत तक बने रहना है, तब कुछ सीख के जाओगे, पूरा चैप्टर आपको निपटाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चीज। और फैराडे चचा ने कहा था कि जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा थी, जिसको हमने m माना था, वो ZCT के बराबर होती थी। y ये भी ZCT के बराबर होगा, तो ये Z1 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा। करेंट और टाइम तो सेम था ना, क्योंकि समान धारा गया था, समान टाइम तक गया था, तो ये तो ऐसे चला जाएगा। अब इसको बट्टा में कर दिया तो सीटी लेने चले गए। x बट्टा वाई बराबर क्या निकल के आ गया, Z1 बट्टा में Z2। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखते हो, इसको थर्ड मान लिया और इसको फोर्थ मान लिया, तो देखना है कि भैया LHS और LHS बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कुल मिला के हमने क्या पढ़ लिया भाई, कि x बट्टा वाई जो है ये E1 बट्टा E2 के बराबर भी है, और ये Z1 बट्टा Z2 के बराबर भी है। हाँ, तो यही इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ लेगा, ये कौन सा नियम, फैराडे का पहला कि दूसरा, बता दीजिए, बता दीजिए, ये फैराडे का पहला रूल या दूसरा रूल, मेरे दोस्तों जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। कुछ बच्चों की डिमांड है सर, फिजिक्स में जो पहले सर पढ़ाते थे उनको लाइए, आय हाय हाय, यार आर्यन जी कह रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, देखते हैं, परेशान मत होइए जी। दिव्यांश टेक्निकल, वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सेकंड रूल, वेरी गुड। अच्छा सर, इस चैप्टर का पीडीएफ जो पढ़े वही अपलोड कर दिए, बिना लिखा हुआ पीडीएफ अपलोड कीजिए, बुद्धा टेल्स। देखो बिना, अब ये अगर हटा दूंगा ना,
तो सिर्फ आपको पीपीटी मिलेगी। पीपीटी का डिस्कशन आपको चाहिए कि हाँ सर ने ये सॉल्व किया, डेरिवेशन निकाला। तो जब ये गायब कर दूंगा तो आपको फिर नहीं ना मिल पाएगा। वैसे पूरा चैप्टर वाला भी दे दूंगा। सत्यजीव मौर्य, हाँ जी, साइंस संग्रह आप लोगों का है, आप ही लोग का है और आप लोग का ही रहेगा। सबने जवाब दे दिया सेकंड। तो फैराडे के नियम से अवगत हो गए आप सभी लोग, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक देख लीजिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाली कहानी आ गई। इस पे आपको ध्यान रखना है कि मूल अणुभार इसका कितना होता है कॉपर का, 63.5 होता है ना। अब ये एक तुल्यांक मुक्त करेगा तो Cu कितना चार्ज देता है, Cu पे +2 का चार्ज होता है 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 31.76 ग्राम कॉपर निकलेगा। ये भूलना मत, ये ट्रेंडिंग सवाल है, कई बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। रिलीज करेगा कितना, 96,500। एक फैराडे के अंदर, याद रखना है, वैसे ही यहां से जो सवाल बनेगा कि एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलम्ब होता है, लगभग में, लगभग वैल्यू है ये, अप्रोक्स वैल्यू है ये, ठीक है ना। ये मैं वैसे ही बता रहा हूं, वैसे ही बता दे रहा हूं, भूलना नहीं है। सभी लोग चैट सेक्शन में एक बार लिख दोगे तो एग्जाम में आपके लिए रिवीजन टाइप का हो जाएगा जब आप चैट में टाइप कर दोगे। एक फैराडे में अप्रोक्स कितना कूलम्ब होगा, तो 96,500। और यहां पे ये सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी ने जवाब लगा दिया, नाइस, वेरी गुड बच्चों। आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल की, जहां काफी क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या पढ़ रहे थे भैया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। यानी कि अब हम उसका अपोजिट पढ़ रहे हैं। अपोजिट इन द सेंस कि उस समय हम क्या कर रहे थे, करंट से रिएक्शन करा रहे थे, यानी विद्युत ऊर्जा को बदल रहे थे रासायनिक ऊर्जा में। अब घड़ी आ गई है दिशा बदलने की, डायरेक्शन चेंज करने की। अब विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया होगी, यानी कि रासायनिक, विद्युत से रासायनिक अभिक्रिया होगी और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। मैं फिर वही बात बोल दिया ना, मैं कंफ्यूज हो गया यार, मैं उल्टा बोल दिया हूं। पहले क्या कर रहे थे, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, और अब घड़ी है डायरेक्शन चेंज करने की, रासायनिक से विद्युत होगी, रासायनिक से विद्युत होगी। हंस लो हंस लो हंस लो, खूब मजाक उड़ा लो। समझ आ गया ना। पहले क्या हो रहा था, वैद्युत अपघटनी में क्या हो रहा था, करंट से इलेक्ट्रिसिटी, फिर करंट से इलेक्ट्रिसिटी, करंट से केमिकल रिएक्शन, अब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन से करंट। समझ गए सभी। हंस लो हंस लो हंस लो। ठीक है, देखो बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी सेल है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया कराया जाएगा और फिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर दोज इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड बाय कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे भैया, हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया पहले होगी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया जाएगा विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा में, यानी कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आया। और मैं आपको इसका दिखाता हूं सेटअप। अब ये सेटअप आप देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो रॉड है, छड़ है, ये एक जिंक का है और एक हो गया ये कॉपर का, जिंक का और एक कॉपर का। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकल करके एक वायर कनेक्शन रहता है, तार कनेक्टेड रहता है और इस तार के माध्यम से ये कॉपर के पास चला जाता है। अब मेरे दोस्त, अब कहोगे सर ये कोना में क्या है, यही साइंस संग्रह का लोगो है। प्ले स्टोर पे जाओगे, साइंस संग्रह को इंस्टॉल करोगे, कोई दिक्कत हो हमारे नंबर पे कॉल करोगे 9155181020। ये जुबान पे रखना होगा नंबर, और किसी भी बच्चे को दे देना कि अनु सर की टीम से बात करना है, तो सिर्फ इस नंबर से बात होगी।
Zn क्या करता है बच्चों, Zn+2 हो जाता है जब दो इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके कुदुक कुदुक के फुदुक फुदुक के चल चल के कहां आ गया, इधर कॉपर के पास। वो बेचारा सज धज के तैयार है, ओ हेलो आ गए इलेक्ट्रॉन साहब, हाँ जी आ गए, ठीक है आइए आइए गले लग जाइए। गले लग जाते हैं और इस प्रकार से ये माइनस और प्लस कैंसिल, ये कॉपर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, कॉपर में। ये रिएक्शन आधा और ये रिएक्शन आधा, अब ये दोनों को आधा आधा को मिला दिया जाएगा तो पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन त्याग वाली बात कहां पे हुई है, Zn पे या Cu पे? इलेक्ट्रॉन लूज कहां पे हुआ है, जिंक इलेक्ट्रोड पे या फिर कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे? तो आप कहोगे गुरुदेव ये तो आपको भी दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कहां पे हुआ है, त्याग कहां पे हुआ है, Zn पे। यानी कि जहां पे त्याग होता है उसको क्या कहते हो, जहां पे त्याग होता है उसको क्या कहते हो? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि जहां पे त्याग होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्याग हो गया इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और वो प्रोसेस यहां पे है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण कहां पे होती है बच्चों, एनोड पे होता है। इसका मतलब कि जिंक का जो रॉड है वो एनोड का काम करेगा, जिंक का जो रॉड है वो एनोड का काम करेगा, और जो कॉपर का रॉड है वो कैथोड का काम करेगा। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि अवकरण होता है। ठीक है जी, जी सर, क्योंकि हमने यही बात आपको यहां पहले बताया था, कहीं यहां पे मैं बताया हूं कि देखो बच्चों, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन यानी कि अवकरण होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है। अब आप चलो, आपने डिसाइड कर लिया कि सर जो ऑक्सीडेशन वाली बात है, ऑक्सीडेशन ऑलवेज कहां पे होगा, जिंक पे होगा, और ये अवकरण यानी कि रिडक्शन कैथोड पे होगा। अब देखो हाफ सेल रिएक्शन इसी को कहा जाता है, आधा ये और आधा ये। अब कहानी ये है कि क्या अभी विद्युत धारा मिलेगा, विद्युत धारा मिलेगा, बोलोगे हाँ या ना, नहीं। क्या विद्युत धारा मिलेगा, हाँ या ना, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो तब तक नहीं मिलेगा। अभी तक अगर ये ना रहे तो सर्किट कंप्लीट नहीं था, ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकला ऐसे आया, लेकिन वापस सर्किट कहां मिल रहा है, सर्किट को, इंटरनल सर्किट को, आंतरिक परिपथ को पूरा करने के लिए। भाई अगर मान लो कि वायरिंग हुआ है, कहीं पीछे से तार काट दोगे, जब तक एक कंप्लीट सर्किट ना मिलेगा, स्विच ऑन नहीं होगा, तब तक करंट का प्रवाह होगा नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो मेरे दोस्त, इंटरनल सर्किट को पूरा करने के लिए हम एक यू, उलटी यू आकार की, यू शेप की, इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, उलटी यू आकार की एक नली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लवण भर दिया जाता है, सॉल्ट भर दिया जाता है। इसी से इसका नाम हो जाता है सॉल्ट ब्रिज, यानी कि लवण सेतु कहते हैं इसको। सेतु ब्रिज हो जाता है जो एक पोजीशन को, एक स्थान को दूसरे स्थान से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ये लवण सेतु भी वही काम कर रहा है। इसके अंदर अगर पेस्ट यानी कि गाढ़ा सॉल्यूशन भर दिया जाता है, ताकि वो पूरी तरह से इसके अंदर जाके गिर ना जाए, बस आयनों का गमन होता रहे, इंटरनल सर्किट पूरा होता रहे, इसलिए लवण सेतु का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला सवाल संभालिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं रहेगा, लवण सेतु नहीं रहेगा, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, यस और नो में जवाब दीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं। बताइए सभी लोग, बताओ सभी लोग बताओ, क्या अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा, यस और नो? सर मनु सर से मैथ जरूर पढ़वाइए, अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ा तो रहे हैं मनु सर, मनु सर तो पढ़ा ही रहे हैं। आज मैथ का सेशन ली है, अब सेशन लेते रहेंगे, वो भी अब पावर में आएंगे। नहीं होगा, वेरी नाइस जवाब, बहुत अच्छा जवाब आप सभी लोगों का, कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। कब, जब सॉल्ट ब्रिज नहीं रहेगा तब।
अब इसको आप क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खत्म, Zn प्लस Cu प्लस 2 इधर और Zn प्लस 2 प्लस Cu इधर। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन आ गया। ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, अब पूरी तरह से ये हो गया। समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे ये वाला छड़ क्या होते जाता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है तो ये छड़ पतला हो जाएगा, पतला होगा, इसका वेट कम हो जाएगा। लेकिन ये निकल के कहां जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो ये इसका सांद्रता बढ़ेगा। इसका अपोजिट उधर होगा, इसका ये छड़ मोटा होगा तो ये घटेगी, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा चीज आपको यही ध्यान रखना है बच्चों कि जो एनोड होता है इसमें वो निगेटिव होता है, और इसमें कैथोड जो होता है सेल वाइज क्या हो जाता है, पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है सेल वाइज देखो वो निगेटिव सोर्स होता है, इसलिए ये जो एनोड है किसकी तरह बिहेव करेगा, निगेटिव टर्मिनल की तरह, और कैथोड जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड होता है, विद्युत रासायनिक सेल में यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड एक्ट करता है, किसकी तरह बिहेव करेगा, निगेटिव टर्मिनल की तरह, निगेटिव होता है, और कैथोड जो होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है। चीजें क्लियर है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको लेकर के आपसे सामने एक सवाल पूछेगा कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, वर्क फंक्शन बताओ, उसका काम क्या होता है। लवण सेतु का काम था दोनों आधे आधे जो सेल थे दोनों को आपस में जोड़ देता है, आंतरिक परिपथ इंटरनल सर्किट को पूरा करता है, और दोनों की इलेक्ट्रिकल मैं कह सकता हूं कि उसकी उदासीनता को न्यूट्रल करके रखता है, दोनों विलन की विद्युत उदासीनता को कायम रखता है। इट कनेक्ट्स बोथ द हाफ शेल्स टुगेदर, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट, और उसके बाद इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को क्या करके रखता है बच्चों, मेंटेन करके रखता है। ये लवण सेतु का काम है। इसके अलावा अब देख लीजिए इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं, चलते हैं वापस उसी इमेज पर। थोड़ा सा बच्चों आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ये चैप्टर थोड़ा लंबा होता है इसलिए भी समय जा रहा है, और आपको अंत तक बरकरार रहना है तभी तो मजा आ पाएगा ना, क्योंकि ये केमिस्ट्री का लास्ट चांस है आप सबको लिए। आपकी पुकार पर, आपके रिक्वेस्ट पर हमने ये स्टार्ट किया कि आपको पूरी केमिस्ट्री आपको ऐसे ही एक एक दिन में खत्म कराते चलेंगे। अब देख रहा हूं तो कल कुछ क्वेश्चन का सीरीज कराऊंगा, 3 चैप्टर पढ़ा दिया, कल क्वेश्चन लेके आ सकता हूं, लेकिन वो लास्ट में बात करेंगे, आप इजाजत करोगे तब। लेकिन पहले यहां देखो, आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा था, ये कंसंट्रेशन इसका बढ़ रहा था, दोनों के बीच चार्ज का अंतर होता है, चार्ज का अंतर हुआ तो विभव उत्पन्न होता है, और उसी विभव को, और ये कहानी यहां भी होगा, ये कहानी यहां भी होगा, एक पोटेंशियल डेवलप होता है, और उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो चीजें कब हुई, त्याग करने से, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से या प्राप्त करने से। जेडन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, त्याग किया था, तभी तो जेडन छड़ और जेडन का कंसंट्रेशन के बीच चार्ज का गैप हुआ था, और चार्ज के गैप होने से तो पोटेंशियल डेवलप हुई थी, यानी कि, और कॉपर में जाते हो तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने से हुआ था। यानी किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कहानी आगे की, सर जी ये बताओ, जेडन का छड़ इधर था, कॉपर का छड़ इधर था, ये रखा गया था Zn+2 में, और ये रखा गया था Cu+2 में, रखा गया था ना जी। लेकिन ये जो डिनोट किया गया है ये गलत किया गया है, ये सही है वो गलत है। क्यों, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इधर क्या था, Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है ना। अब इसको एक सिंगल से रखा गया है, छड़ को उसके आयन से, वैद्युत अपघट्य से अलग। अगर डबल ऐसे दे दिया तो हम इसको कहते हैं क्या, सेल निरूपण, सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको। अब यहां पर एक चीज समझिएगा आप सभी लोग, यहां पर जो विभव उत्पन्न होगा वो कहलाएगा ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और यहां पर जो होगा विभव उसको कहेंगे आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि गुरुदेव यहां पर अगर हम कॉपर छड़ की बात करें, पोटेंशियल, कॉपर पे अवकरण होता था और यहां पे ऑक्सीकरण होता था, तो ओपी और आरपी। लेकिन अगर इसमें हम एक विशेष स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दे, एक सिचुएशन लगा दे, स्टैंडर्ड सिचुएशन, मानक वाली स्थिति लगा दे,
तब जो विभव होगा उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं कि जब इसकी सांद्रता 1 मोलर हो जाए, जब तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, प्रेशर 1 बार हो जाए, यानी मानक कंडीशन में, तब जाकर के जो विभव होगा उसको एसओपी और एसआरपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि मानक अवकरण या मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक इलेक्ट्रोड कह दिया, मतलब दोनों हो गया। समझ गए सभी लोग? समझ गए? इलेक्ट्रोड विभव को हम दर्शाते हैं ई से। किससे दर्शाते हैं? ई से। अगर लिखा है ई जेडन से जेडन प्लस 2, समझ जाना ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। लेकिन अगर यही उल्टा करके ऐसे लिख दे सी यू प्लस 2 से सी यू, समझ जाना ये रिडक्शन हुआ है, ये हमारा हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर इसी में ई नॉट लग जाए तो नॉट मतलब समझ जाना ये मानक वाली सिचुएशन आ गई, स्टैंडर्ड वाली सिचुएशन आ गई। समझ आ रहा है बच्चों? देखो बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नोट्स प्रिंट कराना है। मैं भैया हाथ जोड़ूंगा, नोट्स प्रिंट ना कराइए। पता है क्यों? मतलब ये एक्सेस जाने के बाद ना टेलीग्राम पे हमारे नाम के इतने ग्रुप है और वहां पे बच्चों को नोट्स बेचा जा रहा है। जो नोट्स मैं फ्री में देता हूं उस नोट्स के बच्चों से पैसे लिए जाते हैं। टेलीग्राम पे हमारी इतने अच्छे अच्छे कंटेंट ग्रुप में पीडीएफ पड़ा हुआ है बहुत पहले से ही। उस नोट्स को लोग प्रिंट करा के और बच्चों को सेल कर रहे हैं कि भाई अगर तुझे नोट्स चाहिए तो मेरे अकाउंट पे 150 रुपए डालो, मैं तुम्हें नोट्स दूंगा। और वो नोट्स दे रहे हैं जो मैं फ्री में दिया हूं। तो इसलिए हमने उस समय से सोचा, काफी बच्चों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर ये नोट्स के मेरे से पैसे लिया जा रहा है। हम बोले कौन? तो आपके नाम पे कहा जा रहा है। बोले भैया अब इसमें मेरी क्या गलती है दोस्त, मैं तो ऐसा नहीं करता हूं ना। मैं कई बार इंफॉर्मेशन ही देता हूं कि प्लीज ऐसा ना किया जाए, मेरे नाम पे फ्रॉड रोका जाए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं मेरे नाम पे, कब तक ऐसे करोगे? मेरी छवि पे क्यों ऐसा कर रहे हो? अपनी काबिलियत पे करिए ना। बच्चों को बरगलाना, झांसे में लाना, ये गलत बात है। उस समय से मैं नोट्स नहीं देता हूं। आपको बस ये है कि आपके फोन में ऐप में डाउनलोड हो जाएगा, आपके फोन में डाउनलोड रहेगा। आप ऑफलाइन में जब भी चाहो कोना में डाउनलोड का बटन रहेगा, वहां पे जाकर के आप डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। ठीक है ना? तो प्लीज इस चीज के लिए मुझे माफ करिएगा आप सभी लोग। नोट्स प्रिंट वाली जो चीज है ना, मैं तब से रोक दिया इस वजह से क्योंकि काफी बच्चों को लॉस होता था। जो चीज हम फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं लोग उसको वो कर रहे हैं, प्रिंट करके बेच देते हैं। तो इस चीज के लिए नहीं, बस आपको पढ़ना है। आपके एप्लीकेशन में नोट्स है, आप वहां जितना नोट्स डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन सिर्फ पढ़ सकते हैं। खूब पढ़िए। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग पढ़ो और रिजल्ट दो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये आप लोग समझ गए होंगे, मुझे लगता है अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर हम पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जर्नी पढ़े, जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको अगर एक जगह वन शॉट देखना हो तो आप देख लो। एनोड पे क्या होता था? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पे क्या होता था? अवकरण होता है। आपने पढ़ा प्रत्येक अर्ध सेल पर होने वाली अभिक्रिया अर्ध सेल यानी कि हाफ सेल रिएक्शन कहलाती है, और दोनों साथ साथ होता है। दोनों साथ मतलब कि ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी। मैं तो स्टार्टिंग में कहा फुआ पैसा दे रही है तो भतीजा पैसा ले रहा है, देने वाला भी उपस्थित है और पैसा लेने वाला भी उपस्थित है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये जिंक का छड़ है, इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो ये एक परिपथ से कनेक्टेड है, एक वायर से कनेक्टेड है, और ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के सहारे किसी के पास तो गया, तो यहां से लूज और यहां गेन, यहां से त्याग और यहां ग्रहण। त्याग मतलब ऑक्सीकरण, ग्रहण मतलब अवकरण, यानी कि दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। एनोड माइनस होता था, ये बात लिखा हूं, कैथोड प्लस होता है, वो यहां लिखा हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या कि जेडन छड़ जो होता है ना, रॉड, ये पतला होते जाता है क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन अपना डेली लूज कर रहा था, बराबर लूज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था, तो ये छड़ पतला हो जाएगा। लेकिन ये जिस चीज में डुबा के रखा गया था, याद रखिएगा, जिस छड़, जो छड़ होगा उसी धातु का लवण, उसी के सॉल्ट में उसको डुबा के रखा गया। जेडन को जिंक के लवण में रखे थे, कॉपर को कॉपर के लवण में रखे थे। छड़ मोटा तो लवण पतला, छड़ पतला तो लवण की सांद्रता बढ़ जाएगी। जिंक सल्फेट का सांद्रण बढ़ेगा, लेकिन जिंक इलेक्ट्रोड पतला होगा, उसका द्रव्यमान धीरे धीरे घटेगा।
लेकिन वापस उधर क्या होता था, कॉपर सल्फेट का सांद्रण घटता था, लेकिन कॉपर का छड़ मोटा होता था, द्रव्यमान बढ़ जाता है। द्रव्यमान कैसे बढ़ जाएगा, जब मोटा बढ़ेगा तभी ना। हाँ, यही बात इंग्लिश में यहां पे ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट द एनोड एंड रिडक्शन ऑकर्स एट द कैथोड, यही पॉइंट तो याद रखना है। रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन ईच हाफ सेल इज कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन, और जो बहुत हाफ सेल रिएक्शन है दैट मींस कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हमेशा साथ साथ होता है बच्चों। इन दिस द एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट का क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन अगर मास की बात करते हो जिंक इलेक्ट्रोड की, वो इंक्रीज होता है। मैं गलत लिखा हूं, वो डिक्रीज होगा, यहां पे क्या होगा भैया, डिक्रीज होगा, डिक्रीज घटेगा। क्या होगा बच्चों, क्या धीरे धीरे घटने लगती है ना, एंड द मास ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, हाँ डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। चलो ये मैं सही करके दे दूंगा। और यहां पर देख लो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्या होगा, डिक्रीज, लेकिन द मास ऑफ कॉपर इंक्रीज करेगा। क्लियर है ये भी, आगे आ जाइए। नरनस्ट चच्चा एक इक्वेशन दिए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ई सेल बराबर ई नॉट माइनस आर टी बटा एन एफ बराबर एल एन क्यू। क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोशिएंट, एफ से फैराडे कांस्टेंट जो कि लगभग इतना वैल्यू होता है कूलम प्रति मोल, एन क्या होता है जितना इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था और कॉपर ने उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया था, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वही एन का वैल्यू हो गया, वही एन का वैल्यू है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हुआ है उस प्रोसेस में, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन का। टी से टेम्परेचर होता है, आर को नियतांक कहते हैं, गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक जिसका वैल्यू लगभग 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यहां पर देख लो ई नॉट का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड वाला एससीपी, और ई सेल सेल पोटेंशियल कहलाता है जिसको हम लोग ई कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है बच्चों, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। नर्नस्ट, अब इसमें आप मान रख दोगे ना तो एक इक्वेशन निकल के आ जाता है 0.591 वाला, तो वो आप लोग को टास्क देता हूं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर निकाल लेना आप सब लोग। अब जो आया इस टॉपिक, अब जो टॉपिक आ रहा है वो इस चैप्टर का धुआंधार टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या चालकत्व तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस जानते हो ना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक तार है, ये एक तार है, इतनी दूरी का है, इतनी दूरी का है, अगर हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा चालक है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें करंट जितना आ रहा था रुकावट बहुत कम हुआ है, रुकावट बहुत कम हुआ है। अगर एक मैदान है, यहां से एक लड़का दौड़ना स्टार्ट कर रहा है और इसको यहां पहुंचना है और ये बहुत जल्दी पहुंच गया, मतलब हम ये कहेंगे कि रास्ता में भीड़ बड़ा कम था, रुकावटें कम थी, इसलिए बड़ा जल्दी पहुंच गया और एकदम फिटफाट पहुंचा है। रुकावट, रुकावट को ही ओम चचा ने प्रतिरोध कह दिया था, रेजिस्टेंस कह दिया था। उन्होंने कहा कि रुकावटें जितनी ज्यादा होगी करंट कम मिलेगा, रुकावटें कम होगी करंट ज्यादा मिलेगा। यही ना कॉन्सेप्ट था, यही ना कॉन्सेप्ट था बच्चों, बताइए सभी लोग, यही ना कॉन्सेप्ट था। जी सर, अगर ये बंदा, ये लड़का, ये बच्चा या बच्ची एकदम कम समय में उसी एनर्जी के साथ फिट होके दौड़ के यहां पहुंच गया, तो हम कहेंगे कि बीच में रुकावटें कम थी, रुकावटें कम थी। यानी कि कहीं ना कहीं अच्छा चालक होना मतलब रुकावट का कम होना। अब आइए इसको कनेक्ट करते हैं, अच्छा चालक होना मतलब कि रुकावट का कम होना, यानी प्रतिरोध का कम होना, यानी कि ये उल्टा जा रहा है। अच्छा चालक यानी कि चालकता का मान ज्यादा, ये प्रतिरोध का उल्टा हो रहा है, यानी कि रुकावट का उल्टा हो रहा है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। आया समझ में, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं,
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, रुकावट का उल्टा, रुकावट कम तो अच्छी चालकता, रुकावट ज्यादा तो कम चालकता। यानी कि ये कंडक्टांस C का वैल्यू 1/r होने वाला है। 1/r, r का अपोजिट द रेसिप्रोकल। अब इसकी यूनिट की बात कर लो, मात्रक की बात कर लो, ओम का इनवर्स, ओम इनवर्स हो जाएगा। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? बताइए सभी लोग। मैं पूरी एनर्जी के साथ हूं एकदम स्टार्टिंग से अभी तक, आपको रहना है अंत तक हमारे साथ। ये हो गया बच्चों चालकत्व। लेकिन अब आपके सामने आ रहा है विशिष्ट चालकत्व। अब ये कहा गया, आइए यहीं पे समझ लीजिए, ये तार है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। मैं एग्जाम्पल में बड़ा बिलीव रखता हूं, एग्जाम्पल तो समझना पड़ेगा कि ये सड़क है। क्या है? सड़क है। यहां पर खड़े हैं अन्नू सर। बस एक सेकेंड, बस ध्यान रखना, मैं थोड़ा अपना अच्छा चेहरा बना लूं। हटाओ ये सर जी, आपका पैर कहां रोड के अंदर जा रहा है। ये अन्नू सर खड़े हैं और यहां पर है बच्चों पीएम आवास। मैं पीएम साहब से मिलने जा रहा हूं, ठीक है ना? ये एक सिचुएशन हमारे सामने है। अब यहां से यहां जाना है, ये इनके आवास वाले रूट में मैं आ गया हूं। हर एक 10 मीटर पर एक बॉडीगार्ड लगा दिया गया है। ये रूल है, सेट कर दिया। मान लो कि हर एक 10 मीटर पे एक बॉडीगार्ड लगा हुआ है, ये रूल है। तो जरा समझिएगा, ये जितने बॉडीगार्ड है ये हमारे लिए रुकावट का काम करेंगे। ये जितने भी बॉडीगार्ड है ना, ये सब हमारे लिए रुकावट का काम करेंगे। यहां रुक करके चेक किया जाएगा, यहां पर रुक करके चेक किया जाएगा, बड़ा देर होगा, जल्दी नहीं मिल पाएंगे, रुकावट है। एक सिचुएशन है। अगर मान लो कि पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन में अनुसर को यहां लाके खड़ा कर दिया गया, तो यहां पर हर एक और बॉडीगार्ड बढ़ गया, यहां पर एक और बढ़ गया। ये एक पहले से था ही, ये तो पहले से था ही, ये भी पहले से था, ये भी पहले से था, और ये भी पहले से था। यानी कि हम ये रास्ता की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो रुकावटें बढ़ रही है। लंबाई बढ़ा रहे हैं तो रुकावटें बढ़ रही है। पहले तार इतना था, अब तार इतना लंबा हो गया, और लंबा ले जाओगे और रुकावट होगा, और लंबा ले जाओगे और रुकावट होगा। यानी कि रुकावट लंबाई पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। समझ आया कि नहीं आया? एकदम बेस्ट एग्जांपल दिया हूं। जितनी ज्यादा दूरी हो जाएगी सोर्स से उसका डेस्टिनेशन का, उतना ज्यादा रुकावट आएगा। लेंथ बढ़ाते जा रहे हो, तार इतना लंबा खींच के ले जा रहे हो खेत में बॉल जलाने के लिए, तो कॉन्सेप्ट तो ये कह रहा है कि तार की जो प्रतिरोध है वो डिपेंड कर रहा है उसकी लंबाई पे। लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, सॉरी बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लंबाई घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ये एग्जांपल समझ आया? ये एग्जांपल समझ आया? बताइए सभी लोग, एग्जांपल सेट आया समझ में? यस। अब चलो, अब मैं ये कह रहा हूं दूसरा एक एग्जांपल की। एक पाइप है हमारे पास। क्या है? पाइप है। इस पाइप का मुंह इतना चौड़ा है और इस पाइप का मुंह इतना चौड़ा है। ये ए नंबर पाइप है और ये बी नंबर पाइप है। पानी का प्रवाह सबसे अच्छा, कम रुकावट किस में आएगी? कम रुकावट किस में आएगी पानी के प्रवाह के लिए? बताइए, ए में कि बी में? ए में कि बी में? ए में कि बी में? तो यहां पे आप पढ़ोगे क्या? उल्टा। उल्टा पढ़ोगे, कहोगे सर रुकावट कम आएगी बी वाले में। आपने कह दिया बी में, क्योंकि बी का मुंह थोड़ा चौड़ा है,
तो पूरा अच्छे से पानी निकलेगा, उसमें रुकावट कम आएगी, है ना। बड़ा इंटरफेस वाला है, यहां पे जो मुंह है ओपन, बी में, वेरी नाइस। अब यही कॉन्सेप्ट है, क्या है कि रुकावट कम हो रहा है जब मुंह चौड़ा है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा तो रुकावट कम, बस यही समझना है। रुकावट कम कब हुई? जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हुआ, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दिया तो पता चला कि रुकावटें बढ़ गई, यानी ये उल्टा हो रहा है, आर व्युत्क्रमानुपाती जा रहा है एरिया का। यही समझना था, आर समानुपाती एल होता है लेकिन आर व्युत्क्रमानुपाती ए होता है। अब इसको पढ़ने का दो तरीका है, अगर आप 1/a बोलना चाहोगे तो ये समानुपाती ही कहलाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a कह लो, या सिर्फ ए पढ़ोगे तो इसको कहोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या? यस। अब आइए इसको पढ़ लीजिए। आपने पढ़ा आर समानुपाती एल, आपने पढ़ा आर व्युत्क्रमानुपाती ए, इन दोनों को मिला करके ये बना L/A बना। यस सर। आर ये हटा तो एक कांस्टेंट रो लगा, रो L/A। अब ये रो क्या है? प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता है जो विशेष 100 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको कहते हैं। जहां रो क्या है? रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि रो है, पी नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कह लो, या वीटी, वीटी मतलब प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। हालांकि पहले प्रतिरोधकता होना चाहिए था, उल्टा मीनिंग है, समझ जाना, बात एक ही है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम किया था तो चालकता मिला था, अब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर देगा तो विशिष्ट चालकता मिल जाएगी। यानी अब क्या करने वाले हो? 1/ρ कर दो तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व मिल जाएगा, जिसको कप्पा कहते हैं, नॉट पप्पा, कप्पा, ओनली कप्पा। तो कप्पा बराबर 1/ρ होता है। अब इसका यूनिट चाहिए अपने को, ये सवाल रच के पूछता है, तो इसका यूनिट क्या होता है? पहले रो का यूनिट निकाल लो ना, तो रो का निकल जाएगा RA/L। आ जाओ, रो का क्या होता है? RA/L। R ओम हो जाता है, ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ सेंटीमीटर, से सेंटीमीटर एक खत्म, ओम सेंटीमीटर हो गया। अब इसी का उल्टा कर दोगे, चूंकि 1/ρ है तो 1/ओम सेंटीमीटर मतलब ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप सोच रहे हो कि सर सेंटीमीटर क्यों ले रहे हो, मीटर क्यों नहीं ले रहे हो? बच्चों, इन सेटअप में बहुत छोटी छोटी लेंथ होती है। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर का तार ले लिया, 1 मीटर का इलेक्ट्रोड ले लिया, ऐसा नहीं होता है ना। और यहां पर जो एल आप देख रहे हो, इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई होती है, और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड होता है। तो आप समझ गए होंगे कप्पा बराबर 1/ρ होता है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और रो के लिए यूनिट पूछेगा ओम सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग को यह बात समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सेल कांस्टेंट का। आपने एल के बारे में पढ़ा, आपने ए के बारे में पढ़ा, आपने ये भी जाना कि व्हाट इज एल। एल होता क्या है? दो इलेक्ट्रोड, एनोड कैथोड के बीच की दूरी एल है, और इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अगर इन दोनों को बट्टा में कर देते हो तो एक वैल्यू आएगा जिसको एक्स कहते हो, और इसी का मान हम नाम देते हैं सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब ए के अनुपात को क्या कहते हैं? एक्स, यानी कि सेल स्थिरांक, जिसे आप जी स्टार कह दो या एक्स कह दो। समझ आ गया? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन अ सेल एंड देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। समझ आ गया? मजा आ रहा है सर? केमिस्ट्री मतलब अनुसर, अरे अरे अरे, बस प्रेम बनाए रखिए आप लोग। हम तो पूरी फोकस कर रहे हैं, हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं।
समझ आ गया बच्चों? यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर, मजा आ गया हमें भी। अब देखो ये जो हम लोग निकाल चुके थे ऑलरेडी, हालांकि ये यूनिट वाली बात है, एसआई मात्रक में चालकता को क्या लिखते हो, ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स कह लो, या साइमेंस, ठीक है ना। ये हो गया था। मोलर चालकता की बात कर रहा है। मोलर चालकता मतलब क्या, जब एक मोल हमारे पास विद्युत अपघट्य होगा, वैद्युत अपघट्य तो है ही, लेकिन जब वो एक मोल होगा तब जो चालकता आएगी उसको कहते हैं मोलर चालकता। अब मोलर चालकता को क्या लिखते हो, लैम्डा से लिख देते हो, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बट्टा में सीएम या सी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है मोलर चालकता के लिए, ठीक है ना, भूलना नहीं है बच्चों। मोलर चालकता सीधा सीधा, बस इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं। तुल्यांकी चालकता कह दिया, जब वो एक तुल्यांकी भार होगा तब जो चालकत्व निकल के आएगा उसको तुल्यांकी चालकत्व यानी कि लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1000 बट्टा में एन कह सकते हो। अब अगर आप यहां सी से घबरा रहे हो तो यहां पे इसको आप मोलरता कर सकते हो, और यहां पे नॉर्मलता सामान्यता जिसको आप कहते हैं ये कर सकते हैं। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ला 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 ला। यहां पे घटती है होगा, घटती है। चलो जी देख लो बच्चों, जब आप तनुता करोगे, डाइल्यूशन, तनुता का मतलब होता है पानी की मात्रा बढ़ाते जा रहे हो, पानी की मात्रा बढ़ाओगे ना तो आयन और ज्यादा बढ़ेगा, और नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा तो क्या होगा, चालकता बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे आयनों की संख्या बढ़ती है चालकता बढ़ती है। लेकिन इसमें बच्चा मोलर चालकता भी बढ़ेगी, तुल्यांकी चालकता भी बढ़ेगी, ये भी सवाल रच के पूछता है। मोलर चालकता भी बढ़ेगा डाइल्यूशन करने पे, तुल्यांकी चालकता भी बढ़ेगा और चालकता भी बढ़ेगी। लेकिन गुरुदेव विशिष्ट चालकता पे क्या असर पड़ेगा? प्यारे बच्चों, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता था। यहां पर ना एक हमारे पास एक निश्चित वो होता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपघट्य में ही हमें देखना पड़ता है। 100 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में उतना दूर में जितना आयन आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा एरिया है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आयन है, ठीक है, ये पूरा एरिया में। तभी इसकी 10 आयन है तो 10 आयनों की तरह चालकता होगी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एक बात बताओ, 100 सेंटीमीटर क्यूब में जो होगा, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का हमने एरिया ले लिया ऐसे कि भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब तो इतना ही होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, कुछ एक निश्चित ही तो होगा। तो अब देखा कि यार 100 सेंटीमीटर क्यूब में तो 2 ही आयन आ रहा है, तो पहले 10 था अब तो 2 हो गया ना, तो नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो गया ना, तो चालकता भी घट जाएगी। लेकिन कौन सी चालकता, ये विशिष्ट की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं। तो बच्चों एक बात अभी दिमाग में रख लो, अगर तनुता बढ़ाई जाए, डाइल्यूशन बढ़ाया जाए, डाइल्यूशन इन द सेंस कि पानी ऐड किया जाए, तो विशिष्ट चालकता का मान B4 बढ़ेगा कि G4 घटेगा? सभी बच्चे बता दो, B4 बढ़ेगा कि G4 घटेगा? सभी बच्चे बताइए फटाफट से, 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 जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। यस, B4 बढ़ेगा कह रहे हैं आप लोग, लेकिन गलत जवाब दे दिए ना, गलत दे दिए। अब सही जवाब आने लगा, G4 घटेगा। विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पे घटेगा, बाकी कोई चालकता नहीं घटेगा, सब बढ़ेगा, लेकिन ये घटेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 100 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में ही लिया जाता है, क्योंकि प्रतिरोधकता भी तो वही कहता है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपघट्य में जितना प्रतिरोध आएगा उसी को तो प्रतिरोधकता कहते हैं।
तो चालकता भी तो वही होगी ना कि उतना दूर में जितना आयन आएगा। पहले देखे थे 10 आयन था पूरा कंटेनर में, लेकिन जब इतना एरिया ले लिया कि भैया इतना में ही देखो कितना आ रहा है, तो घट गया, 2 आ गया। तो हमने कहा यार ये तो घट गया। तुमने बोला कंडक्टिविटी भी घट जाएगी, यानी कि तनुता पर जैसे जैसे आयनों की संख्या प्रति सेंटीमीटर क्यूब में घटती है, विशिष्ट चालकता भी घटती चली जाती है। समझ में आ गया? बाकी सब चालकता बढ़ती है, बढ़ती है, ये भी बढ़ती है। यहां पर भी देख लो बच्चों, ये क्या होता है, ये कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, लेकिन यहां पर ये इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीजेस। बाकी सब इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। मोलर कंडक्टिविटी 2 बार लिखा गया, बात कोई बात नहीं। समझ आ गया यस और नो? एक बार सभी बच्चे बता देंगे समझ आ गया यस और नो? केमिस्ट्री 1.0 की सीरीज से मैं समझता हूं काफी बच्चों को हेल्प मिल रहा है, काफी बच्चों को हेल्प मिल रहा है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात से। तभी मैं बहुत एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मजा आ रहा है मुझे पढ़ा के। क्या आपको पढ़ के मजा आ रहा है? तो जरूर बच्चों, आप लोग एक तो कंजूसी करते हो मेरे भैया, शेयर नहीं करते हो और कमेंट बड़ा कम करके जाते हो। कमेंट मत कम करो, कमेंट ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाए। इतने सारे बच्चे देखते हैं, पर कमेंट भी तो हजारों में आने चाहिए ना, तब तो आपके अनु भैया का हौसला और बुलंद होगा, और अच्छे काम करेंगे, और बेहतर करेंगे। अभी करना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है सफर। यस, मजा आ गया। आगे चलते हैं बच्चों। कुलरॉस चाचा की एंट्री यहीं पे हो जाती है। तुल्यांकी, मुलर चालकता, सबके बारे में ये कुछ कह जाते हैं। कहते हैं कि जब अनंत तनुता होती है, डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी डाल देते हैं, तब पे उस चालकता, जब अनंत तनुता पर जो चालकता निकल के आने वाली है, लैम्डा एम, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्लस वाले की लेमडा कितनी है और माइनस वाले की लेमडा कितनी है। उन दोनों की लेमडा को जोड़ दिया तो टोटल का निकल के आ गया। मतलब अभी आप नहीं समझे हो, मैं ये कह रहा हूं, हमारे पास NaCl है, अनंत तनुता पे NaCl का जो होगा, अनंत मतलब इनफाइनाइट है ना, अनंत मतलब इनफाइनाइट यहां पे दे दिया हूं, इसकी चालकता किसके बराबर होगी? तो हम कहेंगे कि सर Na प्लस वाला का जो होगा वो, और Cl माइनस वाला का जो होगा वो, उसको जोड़ दीजिए, पूरा निकल के आ जाए। यही कुलरॉस का नियम है। इस आधार पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जा सकता है, मैं नोट्स के अंदर दे दूंगा कुछ न्यूमेरिकल, सॉल्व कर लीजिएगा। इन सब चालकता वगैरह पे भी न्यूमेरिकल रहेगा, सॉल्व भी किया रहेगा उसके अंदर, आप लोग सॉल्व कर लेना। समझ आ गया? अंजीरा जमाई नई छत पानी लागे ना सया केहू के नजरिया। कोई जीरा लिखा था इसे, वैसे ये गाना हमें याद आ गया। कुलरॉस समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया? सेकेंड लॉ। ये तो यार, ये तो वो है बैदू तप इनका है, ये मत केयर करना, ये तो फैराडे अंकल का था। ये कहां घूम रहा है इधर? अब आ जाते हैं सेल या बैटरी। सेल या बैटरी क्या होता है? सेल और बैटरी दोनों में अंतर होता है। सेल एक छोटा डिवाइस होता है, लेकिन कई बार सेलों को मिला करके जो उसका ग्रुप होता है उसको कहते हैं बैटरी। सेल एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं, और उस केमिकल्स की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, और उसके वजह से हमें कुछ जो भी चीजें डिवाइस होता है वो चलने लगता है, और वो विद्युत में बदलता है। सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने अंदर, उसी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है। उस रासायनिक अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, रासायनिक ऊर्जा, उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी डिवाइस को, उसी युक्ति को हम लोग कहते हैं भैया सेल, और सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। अब यहां से सेल की बात होती है तो लेक्लांचे सर ने बताया, काफी सारी बातें बताई। हम 2 तरह का सेल देखते हैं, एक बड़ा वाला देखते हो, एक छोटा वाला देखते हो, पेंसिल बैटरी जो इस्तेमाल होती है, घड़ी में डाल दिया, घड़ी चल रही है, महीने 2 महीने चली, उसके बाद खत्म हो गई। जब इसका विभवांतर शून्य हो गया, फेंक दिया। अब भैया विभव का अंतर ही नहीं है, विभव में अंतर ही नहीं है, खत्म हो गया तो खत्म। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये हाइट पे है और ये डाउन पे है। पानी का प्रवाह कब तक होगा? जब तक इनके बीच में अंतर है डिस्टेंस का। अब ये जैसे आ जाते हैं
तो यहां पे पानी की ऊंचाई में अंतर नहीं हो गया, ये समान हो गया। तो अगर विभव पहले इतना था, अब समझो विभव में गैप था, विभवांतर का वैल्यू कुछ था, लेकिन जब अंतर ही शून्य हो गया तो बैटरी काम करना बंद कर देती है। अब यहां पर इस बैटरी को और इस बैटरी को आप देख रहे हो तो आपके माइंड में दो बातें आ रही है कि सर घड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है फेंक देते हैं, पर ये बैटरी खत्म होती है तो नहीं फेंकते हैं। क्यों? इसके पीछे की कहानी यही है कि ये रिचार्जेबल नहीं है, ये दोबारा से चार्ज नहीं हो पाता है। लेकिन जो दोबारा से चार्ज हो पाता है, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, कैमरे की बैटरी वगैरह हो गई, आपके लैपटॉप की बैटरी हो गई, और आपका ये बड़ा वाला जो लेड वाला देख रहा है ये बैटरी हो गई, ये रिचार्ज हो पाता है, दोबारा से हम इसको चार्ज कर लेते हैं। लेकिन जो बैटरी रिचार्जेबल नहीं होता है, जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा आप उसका यूज नहीं कर पाओगे, दोबारा चार्ज नहीं कर पाओगे, उसी बैटरी को कहते हैं प्राथमिक बैटरी, प्राइमरी सेल। यानी जब भी सवाल पूछे कि प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर पाते हैं खत्म हो जाने के बाद। लेकिन सेकेंडरी सेल क्या होता है बच्चों, उसको दोबारा चार्ज करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेक्लांचे सेल प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है, आपके सामने दिख रहा है प्राथमिक सेल। ये जो आपने सेल देखा ना बैटरी पेंसिल वाली, उसके अंदर का सेटअप कुछ ये होता है, जिंक का ये बाहर का कंटेनर रहता है, इसके अंदर MnO2 और प्लस में C का चूर्ण मिलाया रहता है ना। जिंक का जो बाहर का कंटेनर दिख रहा है एनोड का काम करता है, और यहां तांबे का एक जो कैप लगा होता है वो कैथोड का काम करता है। इसके अंदर पदार्थ जो भरे हुए हैं अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2, अब उस सबके वजह से जो रिएक्शन होता है वो है Zn से Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, यानी कि एनोड पे ऑक्सीकरण हो गया, कैथोड पे अवकरण हो गया, तब जाकर के फाइनली हाँ ये सेल काम करता है। जब ये विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, सेल काम करना बंद हो जाएगा और वापस उठा के फेंक देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शुष्क सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का इसका विभवांतर होता है। ठीक है, इस रिएक्शन में देख लो बच्चों, यहां पर अवकरण हुआ है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फॉर्म से कॉम्प्लेक्स विद Zn2+, ZnNH3 2+ देता है, जो कि विस्फोट होने से रोकता है। ये आपने देख लिया, बस वैसे ही देख लेना है। ये भी वही है, प्राथमिक सेल का ही पार्ट होता है। द्वितीयक सेल जो कि आप बड़ा वाला देख रहे हो, लेड संचायक सेल कहते हैं। इसमें ना एक पार्ट 2 वोल्ट का होता है, वैसे ही 3-4 जोड़ करके लगभग 12 वोल्ट का जो है ना, सब जोड़ करके प्लेट 4 या 5-6 प्लेट जोड़ करके 12 वोल्ट के आसपास की बैटरी बना ली जाती है। इसमें PbO2 होता है और एक Pb होता है, एक PbO2 का छड़ होता है और एक Pb होता है। आपको पता है ये बात कि एनोड यहां पर क्या होता है बच्चों, प्लस, और कैथोड क्या होता है, माइनस। ठीक है ना, तो PbO2 का छड़ और एक Pb का छड़ होता है, इसको डुबा के रखा जाता है H2SO4 के अंदर, और 2 तरह का रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन पहले स्टार्टिंग में ये रिएक्शन होता है जिसमें PbSO4 बनता है, इस वजह से वो काम करता है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होते जाता है, बैटरी का इस्तेमाल होता है, ये खत्म हो जाता है, तो जब दोबारा रिचार्ज किया जाता है तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है ये रिएक्शन। अगर आप देखोगे ना तो इसमें जो प्रोडक्ट है उसमें वो रिएक्टेंट कहलाएगा। देखो PbSO4+2H2O, तो यहाँ पे PbSO4+2H2O, यहाँ पे Pb+PbO2, Pb+PbO2, 4H+ में 2SO4, 4H+ में 2SO4। यानी जब ये डिस्चार्ज हो जाता है ना, डिस्चार्ज के बाद जब आप दोबारा रिचार्ज करते हो, तब जो रिएक्शन होता है दोनों के एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। यानी जब तक उसके अंदर PbSO4 बना था तब तक वो रिएक्शन काम कर रहा था, वो सेल काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये खत्म हो जाता है तो फिर वापस इससे इसका बनना जरूरी हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर अलावा एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है, जो कि मेरे से लगता है छूट गया इसके अंदर। वो एक बहुत अच्छा ईंधन सेल है, बहुत अच्छा ईंधन सेल है, और विशेष करके उसको नाम देते हैं हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, जिसका इस्तेमाल रॉकेट वगैरह के लिए किया जाता है। पॉल्यूशन लेस है, पॉल्यूशन नहीं होता है, बहुत काम की है। ठीक है ना, तो एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है और उसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखो बच्चों, इसकी PDF के लिए मैं आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा साइंस संग्रह का ऐप। अब उसी ऐप पे हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज, क्विज, डेली क्विज वगैरह है। 70 क्विज अपलोड हो चुका है, क्विज जा करके दीजिए। और इन तमाम हिंदी मीडियम के बच्चों से कहूंगा कि आप एक टॉपर टेस्ट सीरीज से हमने एक
बैच बहुत छोटे प्राइस में लॉन्च किया है, मात्र 299 का है, जो कि सर्वर कॉस्टिंग के लिए है, सर्विस कॉस्ट सिर्फ का प्राइस है वो, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और बायो के सभी कंप्लीट चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट है, VBI क्वेश्चन का PDF नोट्स है और पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक का उसमें सॉल्यूशन है सब्जेक्टिव का, जिसके लिए बच्चे इधर उधर दर भटकते रहते हैं, वो चीज इसके अंदर मैं अपलोड कर दिया हूं। टॉपर टेस्ट सीरीज के नाम से है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है लक्ष्य टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर कंप्लीट सब्जेक्ट का इंग्लिश मीडियम में चैप्टर वाइज टेस्ट है और VBI क्वेश्चन है उसके अंदर। तो आप लोग जाओ, खूब मन लगा के पढ़ो, और इस सेशन का जो PDF है, केमिस्ट्री 1.0 का PDF, उसी ऐप के ऊपर एक आपको फोल्डर दिख रहा होगा, यूट्यूब PDF एंड वीडियोस, इसके अंदर जाइएगा, केमिस्ट्री 1.0 की PDF होगी, आप क्लिक करके PDF रख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा अपने ऐप के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, और बहुत जल्द सारा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, अपनी पूरी टीम के साथ, एक खूबसूरत सी टीम, न सिर्फ एक टीम होगी, 1 2 3 टीम होगी, जो आप लोगों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करेगी। पर धीरे धीरे हम इन चीजों में धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे, बस आप लोगों का प्यार, साथ, सपोर्ट, स्नेह बना रहे। जिस तरीके से इतने वर्षों से आप लोगों ने इस साइंस संग्रह फैमिली को परिवार दिया है, प्यार दिया है, वैसे ही आगे देते रहना है, और ये इंफॉर्मेशन हर बच्चों तक पहुंचाना है कि अनु सर पहले जहां थे वहां नहीं है, अनु सर सिर्फ और सिर्फ साइंस संग्रह पे हैं, और अब जो भी बैचेस इनकी आएगी अनु सर की, और उनकी जो बेहतर टीम जो होगी नई, उनकी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ साइंस संग्रह के ऐप पे होगी। कम से कम उन बच्चों के साथ वैसी स्थिति ना हो कि वो मेरे लिए आ रहे हो और मैं वहां पे हूं ही नहीं, इसलिए ये इंफॉर्मेशन जरूर देना है। और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू। आप सब इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दिखा रहे हो, डेली की क्लासेज में आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन करिए, कंटेंट की क्वालिटी आपको समझ आ रही होगी, पढ़ाने का मेथड समझ में आ रहा होगा, तो जरूर अपने जूनियर दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहन को सजेस्ट करें कि वो हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे। और बोर्ड एग्जाम सिर्फ 2024 नहीं, 2025 के बच्चों के लिए भी, जिनका एग्जाम 2025 में है, हम करेंगे बेहतर अपने साइंस संग्रह के ऐप पे और इस साइंस संग्रह के यूट्यूब चैनल पे। ये बात चाहे शॉर्ट्स बना करके, चाहे स्टेटस लगा करके, मैसेज में लिख करके हर बच्चों तक शेयर कर दीजिए, बस इतना चाहूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव यू गाइस, लव यू मेरे भाई, लव यू मेरी बहन। आप लोगों का ये साथ, ये सपोर्ट और ये स्नेह बना रहे हमारे साथ, तो हम निश्चित ही बेहतर करेंगे, हर हाल में बेहतर करेंगे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर परिस्थितियों को मात देकर के आगे बढ़ने का हौसला रखा हूं। और पैसा राजा परिवार से, धनिक परिवार से तो हूं नहीं, बस आपके जैसा हूं, आप ही के जैसे परिवार से पला बढ़ा हूं और आप ही के जैसा मेहनती हूं, मेहनत कर रहा हूं। बस आप लोग साथ रहें, मजा आएगा, बेहतर करेंगे बच्चों। बाय, टेक केयर, लव यू। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा साइंस संग्रह वाला, और यहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। लवली बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। लव यू।